आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। यस सर। देखिए, हम जो थेरीज पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी थेरीज साइको एनालिटिकल थेरीज हैं, या साइको एनालिटिकल अप्रोचेस के अंदर, या फिर साइको डायनेमिक अप्रोचेस के अंदर ये सारी थेरीज पढ़ते हैं। ये सारी थेरीज का मतलब क्या है? देखो, मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा कितनी थेरीज आती हैं साइको एनालिटिकल अप्रोचेस में या फिर साइको डायनेमिक अप्रोच में। बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये सारी की सारी थेरीज साइको एनालिटिकल अप्रोचेस या फिर थेरीज के फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। बताएं आपको कितनी थेरीज हैं? यस और नो? साथ साथ में आंसर करते जाना है आपको। ओके, देखो फर्स्ट थेरी हम पढ़ेंगे, वो है हैरी स्टार्क सुलिवान की इंटरपर्सनल थेरी। ओके, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको देख भी पा रहे होगे आप, ठीक है? एक बार जस्ट स्क्रॉल कर दूँ तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। देखो दूसरी जो थेरी है वो है एरिक फ्रॉम की ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस। आ रहा है समझ में? थम्स अप करते जाओ आप। दूसरी थेरी है एरिक फ्रॉम की ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस। जो थर्ड थेरी है हमारी, वो है आपकी कैरन हॉनी की थेरी। कैरन हॉनी थेरी ऑफ पर्सनालिटी, ये हम देखेंगे। ये थर्ड थेरी है आपकी। जो फोर्थ थेरी है वो है ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट थेरी है आपकी अल्फ्रेड एडलर की थेरी ऑफ पर्सनालिटी। अल्फ्रेड एडलर थेरी ऑफ पर्सनालिटी मतलब इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट थेरी है वो है कार्ल यूंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल साइकोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट थेरी है आपकी, वो है, ये थेरी नहीं है बेसिकली, आपका जो कार्ल यूंग का एनालिटिकल साइकोलॉजी की जो थेरी है उनसे इंस्पायर्ड एक टेस्ट है जिसको एमबीटीआई टेस्ट बोलते हैं, मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, देखो अभी आपको बहुत अटेंटिव होके सुनना है ना? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको एरिक एरिक्सन की थेरी, ये भी आपके साइको एनालिटिकल अप्रोच है। फिर उसके बाद देखो साइको एनालिटिकल अप्रोच का कहने का मतलब ये है कि फ्रॉइड की थेरीज जो है वो भी साइको एनालिटिकल अप्रोच है या थेरी है। वो तो डायरेक्ट उसका नाम ही है साइको एनालिटिकल थेरी। लेकिन उसके बाद की जो थेरीज है जिसको हम न्यू फ्रेडियंस थेरीज बोलते हैं, वो भी साइको एनालिटिकल अप्रोच ही है। तो ये सारी थेरी को अपन कंबाइंड वे में बोलेंगे तो ये बोलेंगे साइको एनालिटिकल थेरीज या फिर अप्रोचेस। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? तो यस आपको सर। सारी बातें पता होना चाहिए, ये क्या है क्या नहीं है, पता होना चाहिए कि नहीं, बताओ? यस और यस नो? सर। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है आपकी, वो है सबसे लास्ट में मैंने रखी है सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सबसे लास्ट में मैंने इसको रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन इसी के बारे में जानते हैं। और बाकी जो जो थेरीज हैं जो मैंने ऊपर रखी हैं आपको, उनको हम कम पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते ही नहीं हैं। यस और नो? सभी लोग समझ गए हम क्या करने के वाले हैं? यस। देखते हैं आज की क्लास में अपन कितना कवर कर पाएंगे, है ना? फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। देखो साइकोएनालिटिकल थेरीज का एक सेगमेंट है जो आपके सामने है। देर आर मैनी सेगमेंट्स ऑल्सो, बिहेवियरल थेरेपीज, कॉग्निटिव थेरेपीज, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज, बायोलॉजिकल अप्रोचेस या थेरीज। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सनालिटी थेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सेगमेंट है आपका साइको एनालिटिकल थेरीज। ऐसे और भी सेगमेंट्स हैं जिसमें बिहेवियरल थेरीज आ रही हैं, उनके अंदर आ जाएगा आपके, है ना? कॉग्निटिव थेरीज हैं पर्सनालिटी की, उनके अंदर थेरीज आ जाएंगी। ह्यूमनिस्टिक थेरीज हैं, उनके अंदर जो जो थेरिस्ट है जैसे कार्ल रॉजर और क्या बोलते हैं उनको, अब्राहम मेस्लो,
फिर एग्जिस्टेंशियल थेरीज हैं जो कि ह्यूमनिस्टिक थेरीज के साथ ही अपन उसको पढ़ते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है कि हमारी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। कोशिश करेंगे अपन कितना जल्दी अपन कवर कर पाएँ, सब कुछ अपन लेके चलेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करें। मैंने एक बेसिक आपको बता दिया है कि क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, फ्रॉइड की थेरी, एरिक एरिक्सन की थेरी और ये जो थेरीज़ हैं वो इतनी बार पूछ ली हैं एग्ज़ाम में कि एग्ज़ामिनर के पास नए क्वेश्चन नहीं है। तो वो नए क्वेश्चन पूछता कहाँ से है? सोलिवान की थेरी से, कैरन हॉर्नी की थेरी से, एरिक फ्रॉम की थेरी से, वो वहाँ से पूछने लगे हैं। इसलिए अपन को वो सारी थेरीज भी पढ़ने की नीड है, और अच्छे से। इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हो इन थेरीज का? समझ आ रहा है तो यस बोलो। यस सर। यस सर। चलिए, अभी अपनी बातें भी हो गई, बैकग्राउंड भी हो गया, इंपॉर्टेंस भी बता दी, सारा कुछ मैंने बता दिया। अभी बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें सुनना है ना, और समझना है। देखिए, सुलीवान का जो पूरा नाम है वो है हैरी स्टैक सुलीवान। अपन सुलीवान के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। हैरी स्टैक को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है हैरी स्टैक सुलीवान। इनकी थेरी का नाम है इंटरपर्सनल थेरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। ये जो है हमारे जो सुलीवान हैं, इन्होंने फ्रॉइड के, देखो जितनी भी थेरीज आई हैं वो फ्रॉइड की थेरी के क्रिटिसिज्म में ही आई हैं। अग्री करते हो कि नहीं? जितनी भी थेरीज आई हैं आपकी न्यू फ्रेडियंस, वो सारी थेरीज क्यों आई हैं? क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रही हैं फ्रॉइड के थेरीज को। और क्यों कर रही हैं आपको इसका रीजन भी पता है? यस और नो? यस सर। आवाज क्यों इको कर कर रही है रही है क्या? सर? यस सर। आवाज इको कर रही है? नो सर। अब नहीं सर। ओके, चलिए अभी मैं रीड करूँगा, आप भी अच्छे से देखना कि जो यहाँ पर हमारी जो न्यू फ्रेडियंस थेरीज हैं या फिर जो बाकी की जो थेरीज हैं, वो सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, है ना। इरिस्पेक्टिव टू इंस्टिंक्ट, इरिस्पेक्टिव टू क्या बोलते हैं उसको, अग्रेसिवनेस, सेक्सुअलिटी। सर वॉइस क्यों नहीं आ रही मुझे? संजय को वॉइस नहीं आ रही है? किसी को वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है सर स्लो आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। किसको नहीं आ रही? सर वॉइस तो आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है? यस सर। अभी बताओ। नहीं सर, प्रॉपर। प्रॉपर है? यस सर। तो लोगों को कम क्यों आ रही है, बाकी स्टूडेंट को कम क्यों आ रही है? अभी सभी सभी लोग बताओ कि वॉइस का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बर्ड्स कनेक्ट नहीं किए हैं। तो आप सभी लोग बोलो। बीच बीच में एकदम स्लो आ जाती है और फिर बीच में अच्छी हो जाती है। ये अनुष्का जो बोल रहे हैं, क्या वो ऐसा ही सही बात है? ये सभी लोग बोलो। यस सर। सर मेरी साइड तो इक्वली आ रही है, फ्लक्चुएट नहीं कर रही। इक्वली आ रही है, और मेरी साइड प्रॉपर। प्रॉपर आ रही है तो मधुमिता, मनोजा प्रॉपर आ रही है। और बताओ बाकी के, आशी जो है, आशी अपना बताओ, वॉइस प्रॉपर है? मुझे लग रहा है आशी है नहीं। चलो अभी बताओ, अभी प्रॉपर है क्या सबको? ठीक है सर। यस। ठीक है। अभी क्या है, मैं बर्ड्स कनेक्ट कर लूँगा तो फिर रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होगी, कि रिकॉर्डिंग में फिर इको आ रहा है, डबल डबल वॉइस आ रही है, रिपीट हो रही है ना, इसलिए मैं बिना बर्ड्स के पढ़ा रहा हूँ आपको। लेकिन किसी को तकलीफ़ हो सुनने में तो मुझे बता दो अभी। बोलो। नहीं सर ठीक है। संजय सुनाई दे रहा है? संजय? हाँ सर, हाँ सर।
प्रॉपर है क्या 3 बार आवाज? ज्वाइन कर चुका हूँ। हाँ आप प्रॉपर है सर। ठीक है, ठीक। देखिए, तो हैरी स्टैक सुलिवान्स इंटरपर्सनल theory of personality is a significant contribution to personality psychology and psychodynamic thinking. Unlike Freud, who emphasized internal drives and unconscious conflicts, Sullivan focused on interpersonal relationships and believed that personality is shaped by largely social experiences and interactions. देखिए, फ्रॉइड क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल ड्राइव्स होते हैं आपकी, ये सारी जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सुलीवान ने इनके अगेंस्ट बोला कि पर्सनालिटी के लिए उतनी ये चीज़ें फ्रॉइड ने बताई हैं कि अनकॉन्शियस ड्राइव्स और इंटरनल ड्राइव्स, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनालिटी को जो बनाता है ना, वो सोशल एक्सपीरियंसेस बनाता है। एक पर्सनालिटी को शेप जो करता है वो सोशल एक्सपीरियंस करता है कि और आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हो, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो पर्सनालिटी को शेप करता है। ऐसा कौन बोल रहा है? सुलीवान। इतनी बात समझ में आई तो बताओ, फिर आगे की बात, आगे की मैं कहानी बताऊंगा आपको। जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुलीवान ने बताई हैं अपनी थ्योरी में। ओके, साथ साथ में थम्स अप या स्नो करते जाना तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। वैसे मैं कोई कमी नहीं रखता हूँ समझाने में, तो हर किसी को समझ में आता है। यस और नो? देखिए, अब इसके कोर प्रमाइज क्या है सुलीवान का? सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला, सुलीवान बिलीव दैट personality is the relatively enduring pattern of recurrent interpersonal situation which characterize a human life. In other words, personality is defined by the way we interact with others, and mental health issues arises primarily from disturbed interpersonal relationships rather than interpersonal conflicts. सुलीवान ने बोला है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं कि आप सोसाइटी में आप लोगों से इंटरेक्शन कैसे करते हो। वो इंटरेक्शन अनहेल्दी इंटरेक्शन है या डिस्टर्ब इंटरेक्शन है तो फिर आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कब? जब आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। जबकि फ्रॉइड क्या बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर फिक्सेशन वाली बातें होती हैं, या फिर ये जो फाइट है इड ईगो सुपर ईगो की, उनके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। सुलीवान का कहना क्या है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। समझ में आ रहा है तो सब लोग थम्स अप करते जाओ। ठीक है, बहुत इजी करके अपन समझा रहे हैं। अभी इनके की कॉन्सेप्ट्स अपन देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट्स अपन को समझने की ज़रूरत है कि क्या है की कॉन्सेप्ट्स। तो पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि पर्सनालिटी एज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। पर्सनालिटी एज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। देखो, यहाँ सुलीवान की थ्योरी पर सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया गया है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तभी इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इंटरपर्सनल थ्योरी। मतलब सुलीवान ने ये बोला है कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी खुद से नहीं बनती है, ये लोगों के इंटरेक्शन से होती है कि लोग कैसे दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके उस इंटरेक्शन का जो आउटकम होता है उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। मतलब हाउ टू कम्युनिकेट वाली बात है। यस और नो? जबकि फ्रॉइड बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। फ्रॉइड आइसोलेशन में बिलीव करते हैं और सुलीवान इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। तो पर्सनालिटी एज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट है आपका, पर्सनालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। सुलीवान ने बताया कि पर्सनालिटी आइसोलेशन में नहीं होती। आइसोलेशन मतलब इंडिविजुअलिटी वाला जो फैक्टर उन्होंने बताया है, जैसे फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल सेंस में ज़्यादा बात करती है कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट, मेरे फिक्सेशन। यहाँ पर कहीं भी अपन सोशल एक्सपीरियंस या फिर कल्चरल एक्सपीरियंस या फिर इंटरेक्शन की बात करी ही नहीं है। मतलब सोशल एक्सपेक्ट को बिल्कुल रूट से हमने रिजेक्ट किया है। कहाँ पर? फ्रॉइड की थ्योरी में। यस और नो? समझ रहे हो आप लोग? यस और नो? यस। ठीक है, यस और नो में आंसर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अपन को। ठीक है, चलो फिर उन्होंने बताया इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशली दोज फॉर्म्ड इन अर्ली चाइल्डहुड।
यहाँ उन्होंने बताया, सुलिवान ने बताया कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेसिफिकली अपन जब बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन इन्होंने सेल्फ सिस्टम के बारे में बात करी, एक नया कॉन्सेप्ट सेल्फ सिस्टम है। देखो सेल्फ सिस्टम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी, सेल्फ सिस्टम के बारे में हमारे बेंडूरा हैं, उन्होंने भी बात करी है, समझ रहे हो, और सेल्फ सिस्टम के बारे में सुलिवान ने भी बात करी है। सेल्फ सिस्टम को समझाने की यहाँ कोशिश क्या की गई है, द सेल्फ सिस्टम वन सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंसेस विद अदर्स। मतलब सेल्फ सिस्टम हमारी कहानी नहीं है, सेल्फ सिस्टम हमारी इंटरेक्शन दूसरों से कैसी है, और दूसरे जब इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो और मैं अच्छा रिस्पांस दे रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मतलब जो पूछ रहे हो मैं रिस्पांस कर रहा हूँ, तो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, या हम सही हैं, जो हैं हम बहुत अच्छे हैं, यस और नो। तो यहाँ से एक सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ सिस्टम वाली बात समझ पा रहे हो आप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस और नो। यस सर। ठीक है, देखो सभी को यस और नो बोलते जाना है ना। समझ में आया तो यस बोलना, ठीक है, ज़बरदस्ती यस नहीं बोलना है, पूछ लेना है फिर। ये नई थ्योरी है इसलिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। इनकी थ्योरी में एंजाइटी की बात करी, जैसे सारी थ्योरीज में एंजाइटी के बारे में बोला है, तो इनकी थ्योरी में भी एंजाइटी के बारे में बताया है, लेकिन इन्होंने बताया कि एंजाइटी इज़ नॉट इंस्टिंक्चुअल। इंस्टिंक्चुअल का मतलब क्या है, देखो अपन ने वहाँ देखा था, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉइड की थ्योरी में रियलिटी एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी, मोरल एंजाइटी। और वो क्यों होती है, इड और सुपर ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, या फिर इड और ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, उनकी वजह से एंजाइटी होती है, यस और नो। मतलब यहाँ उन्होंने बोला है, फ्रॉइड ने क्या बोला है कि इंस्टिंक्चुअल होती है हमारी एंजाइटी, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सुलिवान ने बोला है कि हमारा फॉल्टी इंटरेक्शन की वजह से, हमारे गलत तरीके के इंटरेक्शन की वजह से, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हमें एंजाइटी होती है। मतलब क्या है कि यहाँ एंजाइटी हमने, ये इंस्टिंक्चुअल नहीं है, ये एक्वायर्ड है, ये लर्नड है, क्योंकि आपके इंटरेक्शन आपने ठीक से नहीं किए तो आपको एंजाइटी होगी। क्या बोला इन्होंने, एंजाइटी इज नॉट इंस्टिंक्चुअल बट रेदर लर्न थ्रू इंटरेक्शंस स्पेशली विद केयर गिवर्स। देखो हर आपको स्टोरी बाद में जो मैं बताऊंगा उससे आपको कनेक्ट होगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जब मैं आगे जाके जैसे जैसे बताता जाऊंगा आपको पीछे का समझ में आता जाएगा, कनेक्टिंग दी डॉट्स जिसको हम बोलते हैं, ओके। यहाँ उन्होंने बोला है कि एंजाइटी होती है लेकिन वो इंस्टिंक्चुअल नहीं होती, वो एंजाइटी होती है हमारा इंटरेक्शन की वजह से, हमारे फॉल्टी इंटरेक्शन की वजह से। और स्पेशली जो एंजाइटी के बारे में हमने जो जो स्पेसिफिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वैसे इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो केयर गिवर्स के साथ होते हैं। देखो केयर गिवर्स, मुझे लगता है हर किसी को पता होगा कि केयर गिवर्स क्या होता है। देखो केयर गिवर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी है जिसको हम ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी बोलते हैं, ये केयर गिवर का और इन्फेंट के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आपके अडल्टहुड के रिलेशनशिप्स पर होता है। मैंने शायद बताया होगा आपको इसके बारे में, यस और नो। यस सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, तो बस सुनते जाओ और यस नो बोलते जाओ, तो मुझे बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो एंजाइटी में बताया इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। अब सेंट्रल रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसका, एंजाइटी का, है ना। जब तक एंजाइटी नहीं होगी, देखो एंजाइटी होना ना, यहाँ पर उन्होंने बताया कि ज़रूरी है कि आपको अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं तो आपको एक हिंट मिलेगी कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, तो मैं अपने रिलेशनशिप्स पर काम करूँ, मैं अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर यदि काम करूँगा, इफ़ आई फिक्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, यस और नो। यस सर। ठीक है।
तो इन्फेंट्स फर्स्ट फील एंजाइटी व्हेन दे सेंस टेंशन इन द मदर केयर गिवर। देखो यहाँ पर भी उन्होंने केयर गिवर और इन्फेंट के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी है। किसने? सुलीवान ने। उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहला जो हमारा रिश्ता होता है इस दुनिया में वो किससे होता है? बताओ किससे होता है? मदर। मदर से ही होता है ना। और आपकी मदर, आपकी मतलब उस बच्चे की मदर ही उसको अच्छे से एंटरटेन ना करे तो आप सोच रहे हो वहीं से पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है। यस और नो? सबसे ज़्यादा एंजाइटी बच्चे को कब होती है? आपको पता है इन्फेंट को भी एंजाइटी होती है। वो कब होती है? जब उसकी माँ उसका ध्यान नहीं रख रही है, उसको प्यार नहीं कर रही है। बच्चे एक इन्फेंट को भी समझ में आता है उसकी माँ उसको प्यार नहीं कर रही है। आई गेटिंग? यस यस। अभी उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस डेवलप टू रिड्यूस एंजाइटी। उन्होंने बोला कि जो बच्चों को जो एंजाइटी हो रही है इंटर जो क्या बोलते हैं जो माँ के साथ जो जैसा भी रिश्ता है उसका, उसकी वजह से जो एंजाइटी हो रही है या फिर बेसिक जो एंजाइटी हो रही है उसको आपको ठीक करना है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस बोलते हैं। आई गेटिंग? समझ आ रहा है सिक्योरिटी ऑपरेशंस क्या होते हैं? सिक्योरिटी ऑपरेशंस वो स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूज़ करके एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू सुलीवान। अभी सिक्योरिटी ऑपरेशंस कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसी स्ट्रेटजीज होती हैं? ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो अनहेल्दी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन एंजाइटी तो रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे आपकी एंजाइटी रिड्यूस होती है। ये वाली बात सबको पता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना अच्छी बात नहीं होती। यस और नो? क्यों? क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म अनहेल्दी होते हैं कि नहीं होते? एक भी डिफेंस मैकेनिज्म बता दो जो हेल्दी हो, है क्या? बताओ सब्लिमेशन सर। कौन सा? सब्लिमेशन। ठीक है चलो, सब्लिमेशन। देखिए चलो मैं अब सब्लिमेशन पर भी ज्ञान नहीं दूंगा, इसके लिए भी मुझे ज्ञान है ना, एक बड़ा सा लेक्चर है, लेकिन मैं बाद में दूंगा। ठीक है? कि सब्लिमेशन भी क्यों उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। मतलब आप पहले तो गलत रास्ते पर जा रहे हो ना, उसको आप मोल्ड कर रहे हो। चलो ठीक है, सब्लिमेशन को अभी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरा फ्लो टूट जाएगा इसलिए मैं इस पर बात कर लूँ। ओके, करूँगा बाद में कंटिन्यू करें मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं वो पहली स्ट्रेटजी है सिलेक्टिव इनअटेंशन। सिलेक्टिव इनअटेंशन क्या होता है? इग्नोरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट कॉज एंजाइटी। मतलब उस एक्सपेक्ट को, उस सिचुएशन को ही अपन क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। उसको सिलेक्टिव इनअटेंशन बोलते हैं। दूसरा डिसोसिएशन है, ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और थ्रेटनिंग थॉट्स। और तीसरा है एज ए बिहेवियर्स। एज ए बिहेवियर्स मतलब एक्टिंग इन अ वेज दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल इवन इफ नॉट फेल्ट जेन्युइनली। अभी मैं एक एग्जांपल देके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ सिक्योरिटी ऑपरेशंस क्या है। देखो सिक्योरिटी ऑपरेशंस आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर ही बेस्ड है या फिर इंटरेक्शन पर ही बेस्ड है। देखो सिलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है, जब आप किसी से इंटरेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, मतलब जिससे बात, जब आपकी बात हो जाती है उस पर्सन से, तो आपको उसके बात करने से ही या उसके साथ इंटरेक्शन करने से ही एंजाइटी होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसका सीधा सा वो एक तरीका है कि आप उस सिचुएशन को, उस पर्सन को इग्नोर कर दो। इसको बोलते हैं सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्सन को या फिर उस स्पेसिफिक सिचुएशन से इंटरेक्शन ही ना करो।
तो आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव इन अटेंशन, मतलब इन अटेंशन है लेकिन वो भी सिलेक्टिव। आई यू गेटिंग व्हाट आई सेड? यस। दूसरा जो है यस वो है सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगा किसी ने कोई पूछ रहा है। चलो, डिसोसिएशन क्या होता है? ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और थ्रेटनिंग थॉट्स। देखो ये कब होता है? जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, है ना, तो आपको वैसी सारी मेमोरीज भी आ जाती हैं। कौन सी वाली? आप किसी को वो वैसी सारी मेमोरीज या फिर वैसे सारे थॉट्स जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, वो कौन से वाले होंगे? पेनफुल होंगे या प्लेजरेबल होंगे? पेनफुल। पेनफुल होंगे, उन्हीं को तो पेनफुल। ब्लॉक करना चाहोगे, है ना। तो वहाँ भी इंटरेक्शन वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है कि आपको वैसी चीज़ें सोचना ही नहीं है ना। यहाँ पर भी आ रहा है कि आप इंटरेक्शन उन लोगों से करोगे जहाँ पर आपकी पेनफुल मेमोरीज आपके दिमाग में ही ना आए। ठीक है, उसको डिसोसिएशन बोल रहे हैं, मतलब ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और थ्रेटनिंग थॉट्स। अभी मैं ये जब तीनों बता दूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या पूछते हैं। ठीक है। तीसरा है एज ए बिहेवियर। एज ए बिहेवियर का मतलब ये है कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमको सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव टू हम जेन्युइनली क्या फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी किसी के साथ लड़ाई है, लड़ाई समझते हो, हमारे यहाँ लड़ाई बोलते हैं, और मतलब इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपकी बनती नहीं है। लड़ाई मतलब आप मारपीट करने वाली लड़ाई नहीं, आपकी बनती नहीं है बस। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। और यस सर। कहीं आप पार्टी में गए हो, मीटिंग में गए हो, या फिर स्कूल में हो या कॉलेज में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, वही सेम पर्सन आपको दिख जाए तो क्या आप उनको गालियां देने लगते हो? देते हो क्या? नहीं नो सर। नहीं। नहीं देते ना। इसी को बोलते हैं एज ए बिहेवियर। तो एज ए बिहेवियर से भी आपकी एंजाइटी कम हो जाती है कि आपको, क्योंकि आप ज़्यादा हाइपर हो गए तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, आप सीधा इग्नोर कर दो, है ना, और वैसे वैसा ही बिहेवियर करो जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जेन्युइनली आप कुछ भी फील कर रहे हो, उसको एज ए बिहेवियर बोलते हैं। अभी आपके काम की बात, एग्ज़ाम में बस इतना पूछा जाता है कि सिलेक्टिव इन अटेंशन होता क्या है और कौन सी थ्योरी में ये वाला टर्म है। तो आपको ये वाला टर्म दिखे तो आप फटाक से बता दोगे कि ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है और सुलीवान की थ्योरी में हम इसको पढ़ते हैं। यस और नो? यस सर। यस। अभी नेक्स्ट है सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेल्फ सिस्टम क्या होता है? वंस ओन आइडेंटिटी, है ना। वंस ओन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ये जो सेल्फ सिस्टम डेवलप कब होता है? जब हम दूसरों से इंटरेक्शन करते हैं, व्हेन वी इंटरेक्ट विथ अदर, है ना। और जो अदर होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट वंस ही होते हैं हमेशा। आपको आपके पड़ोसी की बात का फर्क नहीं पड़ेगा जबकि जब तक कि वो आपका दोस्त ना हो या फिर आपके बारे में ज़्यादा ना जानता हो। हम गली के जो दोस्त होते हैं, मोहल्ले के जो दोस्त होते हैं, उनकी सारी उन सब की बातों को पर्सनली ले लेते हैं क्या? और भी ऐसी बातें नहीं लेंगे। यस और नो? बताओ। यस सर। तो हमारे इम्पोर्टेंट वंस के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन का जो आउटकम है, उससे हमारा सेल्फ सिस्टम डेवलप होता है। इतनी बात क्लियर है तो मुझे बताओ। यस सर। तो सेल्फ सिस्टम में क्या आएगा? अ सेट ऑफ परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ दैट इमर्जेस फ्रॉम इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर्स। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अभी इन्होंने गुड मी, बैड मी, नॉट मी का कॉन्सेप्ट दिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है। देखो गुड मी क्या होता है? गुड मी होता है एक्सपेक्ट्स ऑफ सेल्फ दैट आर अप्रूव्ड बाय अदर्स। मतलब जब लोग हमें अपना लेते हैं ना, तब गुड मी का सेल्फ सिस्टम डेवलप होता है। मतलब गुड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है कि मैं अच्छा हूँ।
क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे क्या करा है, अप्रूव किया, एक्सेप्ट किया है। क्योंकि आपको भी सारी बात पता है कि लोगों का इम्पैक्ट या फिर इम्पोर्टेंस हर किसी की लाइफ में कितना होता है कि नहीं होता? इम्पोर्टेंट लोगों का बोल होता रहा है। हूँ मैं। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अच्छे वाले, वो कुछ बोल दें तो अपन उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते? क्या स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर की यस बात को सर। अपन सीरियसली लेते हैं? कभी स्ट्रेंजर की लेते हो? नो सर। नहीं लेते ना। चलो, ये गुड मी हो गया। अब बैड मी क्या होता है? एक्सपेक्ट्स दैट आर डिसअप्रूव्ड एंड प्रोड्यूस एंजाइटी। जब लोग हमें डिसअप्रूव कर देते हैं, उसकी वजह से बैड मी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि मैं बुरा हूँ। देखो, हमेशा वही लोग बुरे बोलते हैं कि मैं बुरा हूँ जिनके साथ लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया हो। अग्री करते हो कि नहीं? यस और नो? यस यस सर। सर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सभी को लोग ये बोलते रहे कि नहीं तू तो खराब है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो एक दिन आके वो ये बोलेगा कि सच में मैं खराब हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे क्या करा है, रिजेक्ट करा है। यस और नो? यस सर। अभी नॉट मी का मतलब क्या होता है? रिजेक्टेड एंड डिसोसिएटेड एक्सपेक्ट्स दैट आर टू एंजाइटी प्रोवोकिंग टू एक्नॉलेज। मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है जब वो अपने आप को पहचाने ही ना। आई गेटिंग? ना तो वो गुड मी बोल रहा है ना बैड मी बोल रहा है, इससे बुरा है नॉट मी। मतलब डिसोसिएशन आ गया उधर, इतना ज़्यादा रिजेक्शन मिला उसे उसे मतलब उस इंडिविजुअल को कि डिसोसिएशन हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो रिजेक्टेड एंड डिसोसिएटेड एक्सपेक्ट दैट आर टू एंजाइटी प्रोवोकिंग टू बी एक्नॉलेज। मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, किस सेंस में? जब हमको यही नहीं पता है, जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गए कि मुझे लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरा खुद के साथ भी इंटरेक्शन ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो नॉट मी का कॉन्सेप्ट है। ये सेल्फ सिस्टम के अंदर आता है। समझ में आ गया तो थम्स अप करो। सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं? ओके। यस सर। चलो, देखो ये पहली बार पढ़ा होगा, जिसने पहली बार पढ़ी है थेरी उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। नेक्स्ट थेरी है हमारा डेवलपमेंटल इपोक्स, इसको हम बोलते हैं, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो वो कर सकते हो। ये बेसिकली स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो आपको याद रखना है, जब इस इपोक्स की बात आए तो आप समझ जाना हम सुलीवान की बात कर रहे हैं और स्टेजेस की बात कर रहे हैं। आएगा समझ में? यस और नो? यस यस तो यहाँ भी इन्होंने यस। देखो, हर थियरिस्ट ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए, बताएंगे नहीं तो सुलीवान भी पीछे कहाँ से रहेंगे, उन्होंने भी बताया। तो सुलीवान प्रपोज 7 स्टेजेस बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस। आप मुझे एक बात बताओ, इंटरपर्सनल का मीनिंग आप सबको समझ में आता है? आता है तो थम्स अप करो। यस सर। यस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरपर्सनल। देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है इंटरपर्सनल और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में या मेरे और आपके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं या फिर इंटरपर्सनल बोलते हैं। और दूसरा मेरा मेरे ही साथ रिश्ता कैसा है, मतलब मेरा खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम भी कभी कभी बात करते हैं ना खुद से कि भाई अच्छा लग रहा है आज तो, समझदारी वाला काम किया है तूने। जब हम खुद से ही ऐसा बोलते हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आप से ही, खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। यस और नो? यस करते हैं ना अपन कम्युनिकेट, यस खुद सर। से बात करते हैं ना कि नहीं आज तो अच्छा काम किया है यार तूने। आप भी ऐसे ही बात करते होगे कभी कभी अपने आप से, सभी लोग करते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, उनका इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। फिर जब हमको हर बात के लिए दूसरों के पास जाना पड़ रहा है। यस और नो? यस देखिए, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है,
फॉर एग्जांपल के लिए आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पार्टनर, आपके दोस्त। लेकिन हर बात के लिए आप उनके पास जाओ, ये भी अच्छा नहीं है। यस और नो? Yes. अग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं क्या? Yes, sir. है ना? यस सर। चलो, तो मुझे लग रहा है कि इंटरपर्सनल का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया और इंट्रापर्सनल का मीनिंग भी समझ में आ गया। अब जल्दी से अपन स्टेजेस देखते हैं कि 7 स्टेजेस कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेज आपका इन्फेंसी स्टेज है। उसकी जो एज है वो है बर्थ टू 1 ईयर। और यहाँ क्या होता है कि इंटरपर्सनल फोकस होता है टेंडरनेस, एंजाइटी रिलीफ थ्रू नर्सिंग। मतलब यहाँ आप देख रहे हो प्राइमरी केयर गिवर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है ना? मतलब ये जो नहीं होगा, मतलब जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है केयर गिवर के साथ, तो एंजाइटी होगी। और इसका सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ एक ही आपके पास इसका ट्रीटमेंट बोल सकते हो, वो है सिर्फ क्या, प्यार। बच्चों को प्यार समझ में आता है कि नहीं आता, बताओ? छोटे से आता है बच्चों सर। को, इन्फेंट को आता है ना? आप एक बार घूर के देख लो उनको और एक बार प्यार से देख लो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बच्चों को प्यार समझ में आता है कि नहीं। यस और नो? Yes, sir. ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ? जबकि उनकी जो एज है वो 1 ही साल है। तो फर्स्ट स्टेज आपकी इन्फेंसी की है, दूसरा चाइल्डहुड की है। चाइल्डहुड मतलब 1 से लेके 5 साल। यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेल्फ सिस्टम बिगिंस। तीसरी जो स्टेज है वो है जुवेनाइल एरा। ये होती है 6 से लेके 8। यहाँ पर होता है नीड्स फॉर प्लेमेट्स, कोऑपरेशन, पीयर रिलेशनशिप्स। फिर होता है प्री एडोलसेंस 9 to 12 ईयर्स। यहाँ होता है नीड फॉर क्लोज फ्रेंडशिप, प्री एडोलसेंस बोलते हैं। अर्ली एडोलसेंस 17 to 13 ईयर्स, इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बिगिंस। इसको अर्ली एडोलसेंस बोलते हैं और अब सब लोग अग्री करते हो गए। फिर है लेट एडोलसेंस, वह 18 to अर्ली 20s, या इंटीग्रेशन ऑफ इंटीमेसी एंड क्या बोलते हैं सेक्सुअलिटी। उसके बाद अडल्टहुड 20+ ईयर, मेच्योरिटी इन लव एंड वर्क। तो ऐसे करके 7 स्टेजेस बताए हैं उन्होंने, ठीक है? और यहाँ आप देख रहे होगे हर स्टेज में ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है जहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात ना हो रही हो। बताओ? देखो, यहाँ आपकी माँ के साथ हो रही है, यहाँ पर सेल्फ सिस्टम स्टार्ट हो रहा है डेवलप होना, यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर अपने दोस्त अच्छे दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिए, है ना? फिर यहाँ पर आपकी दोस्ती हो गई आपकी, है ना? फिर यहाँ भी सारा कुछ चल ही रहा है। पर आप आज देख रहे हो, आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हो अपने पार्टनर को। क्यों? क्योंकि उसी के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। बाकी गए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपन देते नहीं है, क्योंकि जो पार्टनर होता है उसके साथ आपको कितना साल रहना पड़ता है ना? हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा ही है कि नहीं? अब बाहर के कल्चर का तो कह नहीं सकते। बताओ? यस और नो? Yes, sir. सभी लोग अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताओ? यस सर। देखिए, जब आप अडल्टहुड में एज में आते हो, मतलब 20 से लेके आपकी जो भी जितनी भी एज जब तक आप जियोगे, वो वाली एज होती है ना, तो हमें 2 चीज़ों से मतलब होता है। एक हमारा परिवार कैसा है और दूसरा हमारा काम कैसा है। हमें दोस्तों से कोई मतलब नहीं होता, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं होता, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा परिवार और हमारा काम। हमारे परिवार में हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है और हमारे वर्क पे हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, ये मैटर करता है। और सही भी बात है। और ऐसा किसने बोला? सुलीवान ने। यस और नो? Yes, sir. सब लोग अग्री करते हैं तो बताओ, सुलीवान की ये वाली बात अग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ।
चलो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है। मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, देखो इस पर क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में, जिसमें प्रोटोटैक्सिक एक टर्म मैंने बताया था जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, तो प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक, सिंटैक्सिक, ये टर्म किसी को याद आ रहा है? ये मैंने आपको बताया था, फिर मैंने बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये प्रोटैक्सिक, पैराटैक्सिक और सिंटैक्सिक क्या है। इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस। मोड्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो Harry Sullivan, a prominent figure in interpersonal psychoanalysis, proposed three modes of experiences through which individuals perceive and interpret reality. These modes reflect the developmental progression of a person's sense of self and their relationship with the world. The three modes are, मतलब यहाँ पर आप दूसरों से इंटरेक्ट करते कैसे हो, उसका आउटकम क्या आता है, उसका जो आउटकम है उसको एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप ये बता सकते हो कि आपकी डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है। मतलब यहाँ जाके आप ये बता सकते हो कि इस स्टेज पर आप बच्चे हो या फिर अडोलसेंस हो या अडल्ट हो गए हो, क्योंकि आपको पता है जब आप बच्चे होते हो तो रिलेशनशिप का मतलब कुछ अलग होता है, जब आप अडोलसेंस होते हो तो रिलेशनशिप का मतलब कुछ अलग होता है, और जब आप अडल्ट होते हो तो रिलेशनशिप का मतलब बहुत बदल जाता है। होता है कि नहीं होता, बताओ, यस और नो? आई गेटिंग व्हाट आई सेड? यस सर। अभी देखो यही जो एक्सपीरियंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो है वो है प्रोटोटैक्सिक मोड। ये होता है जन्म से लेके 1 साल, वर्ड टू 1 ईयर। अब इसकी डेफिनेशन आप देखोगे, दिस इज द अर्लीस्ट मोड ऑफ एक्सपीरियंस प्रेजेंट इन इन्फेंसी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रॉ अनफिल्टर्ड सेंसेशन एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट येट ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो पहला इंटरेक्शन उसका उसकी माँ के साथ होता है, और वो इंटरेक्शन कैसा होता है, वो बड़ा रॉ होता है। वो नहीं जानता है कि वो उसकी माँ है या उसकी मम्मी का नाम क्या है, उसकी मम्मी का पर्सनालिटी कैसी है, वो कुछ नहीं जानता है। बस वो उसको अनफिल्टर्ड सेंसेशन होते हैं और एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते, मीनिंगफुल नहीं होते। और इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है उसका नेचर क्या होता है, एक्सपीरियंसेस आर मोमेंट्री, डिस्कनेक्टेड, नॉन वर्बल। द इन्फेंट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। देर इज नो सेंस ऑफ टाइम, कॉजालिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। एग्जाम्पल के लिए, अ बेबी फील्स हंगर एंड क्राइज बट डजेंट अंडरस्टैंड बाय और एसोसिएटेड द डिस्कम्फर्ट विद नीडिंग फूड। मतलब यहाँ जो एक्सपीरियंस है, देखो एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ एक पर्सन से एक्सपीरियंस पर एक पर्सन से इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही है, एक सिचुएशन से भी इंटरेक्शन की बात हो रही है। आर यू गेटिंग? यस। कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भूख लगती है तो वो रोता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है अंदर से कि भूख क्या होती है। आर यू गेटिंग? लेकिन डिस्कम्फर्ट का जो एक्सपीरियंस है, जो अनफिल्टर्ड सेंसेशन है, वो प्रोटोटैक्सिक मोड बोलते हैं। आ गया समझ में? तो बताओ। यस सर। देखो एग्जाम में तो सिर्फ इतना पूछेंगे कि प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक और जो सिंटैक्सिक है ये टर्म्स कहाँ से आए हैं, तो आपको बता देना है सुलीवान की थ्योरी से। ये होते क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आई यू गेटिंग? यस सर। अभी ये पैराटैक्सिक मोड, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में। इसकी डेफिनेशन देखोगे आप तो, इन दिस मोड द चाइल्ड बिगिंस टू ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, नॉट लॉजिक और कॉजालिटी। यहाँ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है पैराटैक्सिक मोड। यहाँ जो एक्सपीरियंस आता है, देखो एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है आउटकम। ये कैसे आता है आउटकम, आपका आपकी सिचुएशन या किसी पर्सन से इंटरेक्शन कैसा है, उस इंटरेक्शन का आउटकम होता है एक्सपीरियंस। यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर।
अब टाइम से बच्चों को अपन फीडिंग नहीं कराएंगे, अपन मतलब उसकी माँ, है ना, टाइम से फीडिंग नहीं कराएंगे या फिर टाइम से प्यार नहीं करेंगे, कंफर्ट में नहीं रहेगा, तो उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा उसकी माँ के लिए। और आपको पता है अर्ली रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते, बताओ। होते हैं सर। ठीक है, तो अर्ली रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसा हमने सारी थेरीज़ में देखा है, जितनी भी थेरीज़ हमने पढ़ी हैं पर्सनालिटी के, वहाँ पर अर्ली एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल हमने सबने देखा। चलो यहाँ देख लेते हैं नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ बताया एक्सपीरियंसेस आर लिंक्ड बाय कोइंसिडेंस रादर देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, सॉरी जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड में, वो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा लॉजिकल नहीं है उधर। फॉर एग्जाम्पल के लिए द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म पैराटैक्सिक डिस्टॉर्शन इर्रेशनल एसोसिएशन बिटवीन इवेंट्स। अभी देखना, सुपरस्टिशंस एंड मैजिकल थिंकिंग्स ओरिजिनेट हियर। एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड में बिलीव दैट बीइंग एंग्री बिकॉज देयर पेरेंट्स टू फॉल इल सिंपली बिकॉज द टू इवेंट अकर्ड क्लोज टुगेदर इन टाइम। जब छोटा बच्चा होता है तो वो कुछ किसी का भी लॉजिक किसी भी से भी जोड़ देता है, उसको लॉजिक समझ नहीं आता है, उसको कॉज एंड इफेक्ट समझ नहीं आता है कि सेम टाइम पे कुछ हो रहा है, तो वो समझ लेते हैं कि ये उसी की वजह से हो रहा है। आई यू गेटिंग व्हाट आई सेड? यस। ये पैराटैक्सिक मोड है। सबको समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशन या मैजिकल थिंकिंग बच्चों की ही होती है कि नहीं होती? बच्चों को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, यस और नो? Yes, sir. क्यों? क्योंकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई है, यस और नो? यस। चलो, अभी जो हमारी जो लेटर चाइल्डहुड और उसके बियॉन्ड की बात है, उसको बोलते हैं सिंटैक्सिक मोड। अभी सिंटैक्सिक मोड क्या होता है? दिस इज द मेच्योर रैशनल मोड ऑफ एक्सपीरियंस। द इंडिविजुअल यूजेज लॉजिक, लैंग्वेज, लॉजिक एंड कल्चरली शेयर्ड मीनिंग टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस। ये बात हो रही है हम लोगों की मतलब जो बच्चे बड़े हो गए हैं। यहाँ जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए कि नहीं, बताओ। Yes, अनुष्का, यस सर। yes, sir. बड़े हो गए ना? Yes, sir. हाँ। सृष्टि, बड़े हो गए? यस सर। चलो, ये अच्छी बात। तो मतलब यहाँ पर जो मोड है वो सिंटैक्सिक मोड है कि नहीं? अब देखो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या आएगा। देयर इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप एंड इवेंट। पीपल यूज लैंग्वेज एंड सिंबल्स इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट एंड थिंक। रियलिटी टेस्टिंग इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। एग्जाम्पल, एन एडोलसेंट अंडरस्टैंड द इलनेस इज कॉज्ड बाय जर्म्स नॉट बाय देयर थॉट्स और एक्शंस। पहले अपन मम्मी डराती थी या पापा डराते थे, बेटा ऐसा काम करो नहीं तो भगवान डांटेंगे, है ना, ऐसा काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अपन चुपचाप से वैसा काम कर लेते थे। अपन मतलब बच्चे, जब अपन छोटे थे तब, है कि नहीं? यस और नो? यस। Yes, sir. लेकिन जब टीनेजर वाली एज में आते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं मम्मी से, करते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे पास लॉजिक आ जाता है, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर तीनों मोड हैं। कौन कौन से मोड? प्रोटोटैक्सिक मोड, पैराटैक्सिक मोड, सिंटैक्सिक मोड। जो प्रोटोटैक्सिक मोड है वो आपका बर्थ टू 1 ईयर वाली बात है, और पैराटैक्सिक मोड आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है वो, और सिंटैक्सिक मोड है वो है लेटर चाइल्डहुड और उसके बियॉन्ड की कहानी। तो यहाँ जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप इवेल्युएट करते हो कि आपके रिलेशनशिप्स है कैसे। चलो इसके आगे ही कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में आई तो आप थम्स अप करो। आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप थम्स अप कर सकते हो, है ना, और नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। फॉर एग्जांपल के लिए डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशन की बात करें, ये तीनों जो मोड्स हैं यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सुलीवान बिलीव्ड दैट मेंटल हेल्थ इशूज अराइज व्हेन इंडिविजुअल फेल टू प्रोग्रेस fully to the syntactic mode and remain stuck in earlier modes, specifically paratextic.
मतलब उन्होंने बताया है कि आपको हेल्दी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सिंटैक्सिक मोड पर आना पड़ेगा, और आप अर्ली जो मोड्स हैं जैसे हम पैराटैक्सिक की बात करें वहाँ आप अटक गए तो फिर वो एक हेल्दी हेल्दी मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, वो अनहेल्दी पर्सनालिटी होगी या फिर मेंटल हेल्थ इशूज उसके होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पैराटैक्सिक डिस्टॉर्शन में कंटिन्यू इनटू अडल्टहुड एंड इंटरफेयर विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप अडल्टहुड वाली रिलेशनशिप में आते हो, मतलब पार्टनरशिप में आते हो और आप बच्चों की तरह व्यवहार करो, व्हेन यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, तो आप समझ रहे हो कि थोड़े समय तक तो आपका पार्टनर आपको संभालेगा और उसके बाद बोलेगा कि बच्चा है क्या. यस और नो? मतलब समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि बचकानी हरकतें चलती हैं पार्टनरशिप में, लेकिन बच्चा होना नहीं चलता. बच्चा क्या होता है? इमेच्योर होता है कि नहीं होता? होता है ना? Yes, sir. बचकाना होना चलता है लेकिन बच्चा होना नहीं चलता. जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बात है कि नहीं? अग्री करते हो तो बिल्कुल थम्स अप कर सकते हो. यस सर. है ना? बचकाना होना बहुत अच्छा है, मतलब हम बच्चे वाली हरकतें कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे तो पार्टनर के साथ नहीं करेंगे तो कब करोगे, है कि नहीं? लेकिन आप बिल्कुल बच्चे बन जाओ तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? चलो, समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. चलो, यहाँ पर आप एक बार इसकी समरी फॉर्मेट देख लेते हो, इसकी समरी देख लो, है ना? देखो, प्रोटोटैक्सिक की एज वही लिखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं और एग्जाम्पल बता दिया है. पैराटैक्सिक में भी एज, कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल. देखो इसका पैराटैक्सिक का वो देखो एग्जाम्पल, माई एंगर कॉज्ड मॉम टू गेट सिक, कि मेरा गुस्से होने की वजह से, मेरा क्रोध करने की वजह से मम्मी बीमार हो गई. अब ऐसे लॉजिक अपन बड़े हो गए लगाएं तो गालियां मिलेंगी कि नहीं? यस और नो? Yes. सही बात है कि नहीं? बताओ, आप लोग अग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे. आप ऐसा लॉजिक दोगे तो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? समझ रहे हो आप? Yes. तो सिंटैक्सिक का मीनिंग भी आप देख लिया आपने, अंडरस्टैंडिंग इलनेस थ्रू साइंस. आप यहाँ देखते हो कि तेरे पेट में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे डांटा है, हो सकता है कुछ बीमारी हो गई हो, कुछ इन्फेक्शन हो गया. ऐसा लॉजिक दोगे तो आपकी रिलेशनशिप ठीक ठाक होगी. यस और नो? यस सर. चलो, अब रोल ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी देखो. आपको पता है एक आईपीटी थेरेपी होती है जो कि इसी थेरी पर बेस्ड है, जिसको हम आईपीटी थेरेपी बोलते हैं, मतलब इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी बोलते हैं. ये थेरेपी कहाँ काम करती है? ये थेरेपी काम करती है आपके जो इंटरपर्सनल इशूज़ हैं उसको रिजॉल्व कराने के लिए, कि आपके जो इंटरपर्सनल इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, उसके लिए आईपीटी कराई जाती है या फिर ये वाली साइकोथेरेपी हम लोग देते हैं. इससे होता क्या है? इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स, रिड्यूसिंग सोशल एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें इससे क्या वो इम्प्रूव होती हैं आईपीटी से. और इसका कंपैरिजन करें फ्रॉइड से तो बड़ा सिंपल कंपैरिजन है कि यहाँ अपन फोकस करें, सुलिवान का जो थेरी है वो इंटरपर्सनल है और फ्रॉइड की इंट्रापर्सनल है, विद इन द माइंड. इड, ईगो, सुपर ईगो, ये हमारे दिमाग की कहानी है. यस और नो? और सुलिवान में इंटरपर्सनल. समझ आ रहा है? Yes. यस सर. और यहाँ जो ड्राइव्स हैं सुलिवान के वो सोशल नीड्स हैं और यहाँ पर सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट हैं. यस और नो? यस सर. फिर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी यहाँ लर्न होती है ना, विया अदर्स. मतलब जो एंजाइटी हो रही है वो दूसरों की वजह से हो रही है, क्योंकि रिलेशनशिप ख़राब है आपके, इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है. और यहाँ जो एंजाइटी है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है, इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में. यस और नो? Yes. और यहाँ जो डेवलपमेंट है वो आपकी पर्सनालिटी को जो डेवलपमेंट है वो किस पर बेसिस है या क्या फाउंडेशन है उसकी? आपके रिलेशनशिप्स.
और फ्रॉइड के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इसकी फाउंडेशन है। किसकी फाउंडेशन? पर्सनालिटी की फाउंडेशन। अब यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया है कुछ कुछ, तो ये बताया है कि कहीं कहीं ये एम्पेरिकल लैक ऑफ एम्पेरिकल वैलिडेशन वाली बात है, और ओवर एम्फेसाइज किया गया है इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट को, और डाउन प्लेइंग बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर, मतलब उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर और कॉग्निटिव फैक्टर को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, ओवर एम्फेसाइज किया है इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट को। सम कंस्ट्रक्ट लाइक नॉट मी आर डिफिकल्ट टू ऑपरेशनलाइज। आप सबको पता है ऑपरेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ऑपरेशनलाइजेशन मधुमिता नहीं बताएंगे, बाकी सारे बता सकते हैं। बताओ, ठीक है सर मधुमिता? मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। सर इसका मतलब होता है कि काम करने योग्य। नहीं, वहाँ पर ये नहीं होगा। कोई और बता सकता है? ऑपरेशनलाइजेशन इज अ टेक्निकल टर्म। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे ऑपरेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। बता दें? नहीं तो मधुमिता बता देंगे। फिर तैयार बैठे हैं मधुमिता, यस और नो? क्यों मधुमिता? हाँ, चलो चांस दे दें मधुमिता को, कोई बता रहा है? अरे बोलो यस और नो। एम आई ऑडिबल? यस सर। सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये बताओ। यस। चलो बताओ मधुमिता। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सारे वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्क्राइब करने को ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड। अभी मधुमिता के लिए सभी लोग तालियां बजाओ। यही होता है। मतलब क्या होता है ऑपरेशनलाइजेशन? डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफाइनिंग द वेरिएबल। जब हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं रिसर्च में, उसी को बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। यहाँ पर नॉट मी को समझाना आसान नहीं होता। हमने बैड मी समझा लिया, हमने गुड मी समझा लिया, है ना, लेकिन नॉट मी को एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए ये वाली बात को भी क्रिटिसाइज़ किया है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? तो इन्होंने क्या करा? शिफ्टेड द फोकस ऑफ इंट्रासाइकिक टू इंटरपर्सनल। जो इंट्रासाइकिक जो टर्म है वो फ्रॉइड का है। कि इंट्रासाइकिक का मीनिंग क्या होता है? इंट्रासाइकिक का मीनिंग है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेंटल हेल्थ के इशूज़ हैं, वो आपकी वजह से हुए हैं। आप मतलब इसमें सिर्फ मेरा दोष है, सिर्फ मेरा फॉल्ट है। मेरा मतलब हमारा खुद का, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, यहाँ ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे मेंटल हेल्थ इशूज़, ये मेरे वजह से हो रहा है, मतलब मेरे खुद के वजह से। इसको बोलते हैं इंट्रासाइकिक। समझ में आ रहा है? यस और नो? और इंटरपर्सनल आप समझिएगा, इतनी देर से हम इंटरपर्सनली बात कर रहे हैं, तो फोकस शिफ्ट हुआ है। तो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली रिलेशनशिप्स एंड एंजाइटी इन शेपिंग पर्सनालिटी। तो एंजाइटी और अर्ली रिलेशनशिप्स के इंपॉर्टेंस के बारे में सुलीवाना समझाने की कोशिश की है। तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरपर्सनल थियरी एंड पार्ट ऑफ न्यू फ्रेडियन थॉट, ये कंट्रीब्यूशन कुछ है। ठीक है, समरी इन शॉर्ट देखें कि कंक्लूजन क्या निकला है। तो पर्सनालिटी इज बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। Anxiety and self-concept develop through social experiences, especially with significant others. The self is not fixed, but evolves through relationship dynamics. क्या आप सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गई पूरी की पूरी थ्योरी? तो सभी लोग थम्स अप करेंगे। आई सेड सबको थम्स अप करना है। और जिसको नहीं समझ में आई वो प्लीज़ माइक ऑन करके मुझे बोल देगा, तो मैं बता दूंगा कि आपको जो समझ नहीं आया वो मैं समझा दूंगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम सुलीवान की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ।
मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया है और इसको जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से कर लोगे? यस सर। यस। चलिए, वेरी गुड। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो हमने कर लिया है। अभी हम दूसरी इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे। सभी लोग रेडी हैं तो थम्स अप करो। संजय, समझ आ रहा है? Yes, sir. वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? Yes, sir. चलिए, सभी को वॉइस प्रॉपर है? सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है मेरी वॉइस? यस Yes. ठीक है। यस। अभी जो दूसरी थ्योरी है आपकी वो है एरिक फ्रॉम की ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस। मतलब एरिक फ्रॉम की जो थ्योरी का नाम क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस। आपको याद रखना है इन नाम को। एक मैच दी कॉलम में पूछ सकते हैं थ्योरीज के नाम और उधर थेरिस्ट, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। अभी देखो ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस क्या है। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आपके जो ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट है उसको कंसिडर किया है। देखो ये जो एरिक फ्रॉम है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को फॉलो करने वाले प्योर बंदा नहीं है। प्योर लोग, प्योर मतलब समझ रहे हो कि बिल्कुल उसी के लिए डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो ये साइको एनालिटिकल अप्रोच फॉलो क्यों करते? ये फिर कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो के साथ क्यों नहीं गए? थोड़ा सा डिफरेंस आप समझना कि पूरी तरह प्योरली इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर काम नहीं किया है। इनकी थ्योरी का नाम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी नहीं है, ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस है। लेकिन कुछ कुछ बातें उन्होंने बहुत सारी, मतलब जो बहुत सारी बातें हैं उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ली हैं। क्या आपको समझ में आ गया मैं जो बोल रहा हूँ? यस। Yes. बाकी लोग थम्स अप नहीं कर रहे हैं, तो क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस को अपन अब पढ़ते हैं। तो एरिक फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस इज अ डिस्टिंक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ साइको एनालिटिकल थियरी एंड ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। मतलब दोनों का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, ह्यूमनिस्टिक थियरी का भी या फिर ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी का भी और साइको एनालिटिकल थियरी का भी। जब तो इसका नाम क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस। with deep influences from Marx, Freud and existentialism। आपको पता है ना एग्जिस्टेंशियलिज्म को हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी बोलते हैं और उधर अपन रोलो में और विक्टर फ्रेंकल को पढ़ते हैं। यस और नो? मैं ऑडिबल हूँ सबको? यस Yes. Unlike traditional Freudian psychoanalysis that emphasizes unconscious drives, especially sexual and aggressive, from focused on human freedom, love, and social responsibility as a core element of personality। मतलब इनका जो फोकस था वो अग्रेसिव और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है उस पर नहीं था, अनकॉन्शियस ड्राइव पर नहीं था। इनका फोकस था ह्यूमन की फ्रीडम पर, लव पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। ये सारे की टर्म हैं किसकी थ्योरी के? बताओ किसकी? From एरिक फ्रॉम। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि एरिक फ्रॉम की कौन सी बातें हैं, क्या है, आपको क्या याद रखना है। तो एरिक फ्रॉम ने एक बारी क्या बोला? द ह्यूमन बीइंग इज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड कल्चर एंड ऑल्सो अ क्रिएटर कैपेबल ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी बातें आपकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रीडम, है कि नहीं? यस और नो? तो
आप ये देख रहे हो इनकी थ्योरी कितनी अच्छी थ्योरी है। इन्होंने बायोलॉजी भी बोला, कल्चर भी बोला, सोशल रियलिटी भी बोला, सोशल एक्सपेक्टेशंस भी बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला, रियलाइजेशन भी बोला, कितनी सारी बातें बोली हैं उन्होंने। कि उन्होंने बोला है कि एक इंसान को बनाने के लिए सिर्फ अनकॉन्शियस ड्राइव्स वाली बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एड ईगो सुपर ईगो नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी और कल्चर, फ्रीडम, सेल्फ रियलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, ये सारी चीज़ें। तो फ्रॉम बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज शेप्ड नॉट ओनली बाय अर्ली एक्सपीरियंसेस बट ऑल्सो बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं इसकी थ्योरी के। बट ऑल्सो बाय इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंडीशंस, मतलब आपकी पर्सनालिटी के बनाने में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी सोशल कंडीशन, आपका कल्चरल कंडीशन, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। He emphasized that human condition is marked by a fundamental conflict between freedom and security. जैसे वहाँ अपन पढ़ते हैं ना, वहाँ क्या पढ़ते हैं फ्रॉइड की थ्योरी में कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किसके बीच में होता है, इड ईगो सुपर ईगो के बीच में होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? Yes, sir. यहाँ बोलते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी के बीच में। अभी आप सोचोगे सर फ्रीडम कैसे, फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? ये दिमाग में बात आ रही है कि नहीं? आ रही हो तो थम्स अप करो, क्योंकि इसका आंसर मैं करूँगा। आ रही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, सबके दिमाग में आ रही होगी। फ्रीडम तो पॉजिटिव होता है और सिक्योरिटी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चीज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया? जेन्युइन बात है कि नहीं? आएगा कि नहीं दिमाग में, बताओ। यस और नो? अरे बोलो। Yes, sir. है ना? अभी देखो ये फ्रीडम की कहानी मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। बस थोड़ी सी देर में कुछ मिनट के बाद मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि फ्रीडम को यहाँ पर, मतलब फ्रीडम और सिक्योरिटी के बारे में क्यों बोला है ना। इस थ्योरी को अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं आपको ये सारी बातें बताता जाऊँगा कि क्या है। देखिए यहाँ पर उन्होंने ह्यूमन नीड्स की बात करी है एरिक फ्रॉम में, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल नीड्स बोलते हैं। अभी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी किस किस ने पढ़ी है या फिर किस किस ने इसके बारे में सुना है? मुझे लगता है सब ने इसके बारे में सुना होगा, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बारे में या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में। वैसे यहाँ पर हर स्टूडेंट जानता हुआ इसके बारे में, जानता है कि नहीं? Yes, sir. एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपके जीवन का अस्तित्व क्या है, आप इस धरती पर, आप इस पृथ्वी पर, आप इस दुनिया में आए क्यों, लाइफ का मीनिंग क्या है, डेथ क्या होती है, इन सभी को एंटरटेन करते हैं अपन। कहाँ पर, कहाँ करते हैं? एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में, कि लाइफ का पर्पस क्या है। आप देखो विक्टर फ्रैंकल की काफ़ी फेमस बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये काफ़ी फेमस बुक है विक्टर फ्रैंकल की, है कि नहीं बताओ? Yes, sir. यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो यहाँ पर ह्यूमन नीड्स को एग्जिस्टेंशियल नीड्स बोला है। तो फ्रॉम प्रपोज्ड 5 बेसिक ह्यूमन नीड्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। देखो ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस है तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात तो होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल वेलबींग को ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल रहे हैं यहाँ पर। वो मतलब जो पर्सनालिटी की जो थ्योरी है वो बेसिकली वो साइकोलॉजिकल वेलबींग पर ही तो डिपेंड कर रही है। यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। Yes, sir. यस ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैं कभी दिखाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि बेसिक ह्यूमन नीड्स कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू एरिक फ्रॉम। तो ये 5 जो नीड दिख रही हैं ना वो एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी गई थी। जब आप पेपर एनालिसिस बहुत अच्छे से करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो वो कौन सी नीड्स हैं? वो नीड्स हैं रिलेटेडनेस, ट्रांसेंडेंस, रूटेडनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन।
इसको याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कितनी नीड है? 5। रिलेटेडनेस, ट्रांसेंडेंस, रूटेडनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन। इन नीड्स को एग्जिस्टेंशियल नीड्स भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आया तो मुझे बताओ, फिर 1 बाय 1 करके बताता हूँ इन नीड्स में है क्या। बताओ, यस। आ रहा है सबको समझ में? यस। चलो, तो जो रिलेटेडनेस वाली जो नीड है वो कौन सी नीड होती है? टू द नीड टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर्स, लव, केयर, कनेक्शन। ये भी एक एग्जिस्टेंशियल नीड है। देखो, एग्जिस्टेंशियल नीड का मतलब ये है कि हमारा अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। तो आपको अपना एग्जिस्टेंस जानना है तो रिलेटेडनेस नीड के बिना आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि लव, केयर, कनेक्शन की नीड होती है, वो भी सबकी नीड है। क्योंकि आपको पता है एक टाइम के बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कब आते हैं? जब आपका पेट भरा हो, घर पर छत हो, प्यार करने वाले हों, आप उनसे प्यार करते हो, अच्छी सी जॉब हो, पैसा आ रहा हो, घर के सारे कम आ रहे घर के सारे काम हो रहे हों, है ना। उस पॉइंट पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है कि क्या मैं इन्हीं कामों के लिए बना था, इन्हीं कामों के लिए मेरा जन्म हुआ था, है ना। ये काम तो सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरा जन्म क्यों हुआ? इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो कि हम सबकी लाइफ में एक दिन आएंगे। यस और नो? आ रहा है समझ में? कि बच्चों की शादी, Yes, है ना, मतलब बच्चे पहले तो हमारे होंगे, फिर उनकी शादी, फिर हमारा बुढ़ापा आएगा, ये तो सबका ही आता है। फिर हमारे जीवन का पर्पस क्या है? ये तो सबका ही है। फिर हमने क्या अलग करा है? फिर लोग यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। आ रहा है समझ में? यस और नो? yes, sir. यस सर। देखो, यहाँ पर हर एक थ्योरी बताती है, पर्सनालिटी की हर एक थ्योरी बताती है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते कैसे हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड की कुछ अलग बोलती है मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ोगे वहाँ पर हर जगह मेंटल हेल्थ इश्यूज हो क्यों रहे हैं उनका अलग अलग रीजन बताया है। और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में जो रीजन बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको एक एक बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. देखिए, अभी जो दूसरी नीड है वो है ट्रांसेंडेंस की। ट्रांसेंडेंस क्या होता है? राइजिंग अबव एनिमल एग्जिस्टेंस। जो मैं अभी बात बता रहा था ना थोड़ी देर बाद, थोड़े सा पहले मैंने आपको बताया कि हमने जन्म लिया, है ना, हम बड़े हुए, पढ़ाई की, जॉब की, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर उन बच्चों की अपना शादी करी, उनको पढ़ाया, फिर हम बूढ़े हो गए, फिर हम मर गए। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ये तो जानवर भी करते हैं कि नहीं? ऐसा जानवरों के साथ भी होता है कि नहीं? बताओ आप। यस सर। Yes, sir. तो फिर आपने क्या किया? आपने अपनी लाइफ में पर्पस अचीव कर लिया कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस। जैसे आपने वो देखा होगा क्या बोलते हैं, अब्राहम मैस्लो की जो अपडेटेड वाले जो हायरार्की है नीड्स की, उसमें सबसे ऊपर ट्रांसेंडेंस ही होता है कि नहीं होता? यस सर। Yes. तो ये वही ट्रांसेंडेंस है। इसका मतलब होता है मुझे लाइफ का पर्पस समझ में आ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दान दे देते हैं, डोनेशन में दे देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो हिमालय पर निकल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको निकल जाना है एक दिन। हमारी लाइफ के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं? बताओ। Yes, sir. क्योंकि लाइफ के मीनिंग तो हम ही देते हैं, भगवान तो ना देता है। यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये सारी जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, ये सारी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग होती है।
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इतना टाइम मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये थेरीज नई हैं, और एक ही बार मैं ये यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे लगता है एक बार में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो एक एक बात समझ में आ रही होगी। आ रही है तो थम्स अप करो। फिर जो नेक्स्ट थेरी है वो है आपकी रूटेडनेस, सॉरी थियरी बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट नीड जो है ना आपकी वो क्या है? रूटेडनेस। रूटेडनेस क्या होता है? नीड टू फील एट होम इन द वर्ल्ड, बिलोंगिंग, आइडेंटिटी। मतलब जब आप इस दुनिया के हर कण को, हर चीज़ को अपना समझने लगते हो, बिलोंग करने लगते हो, पेड़ों से, पहाड़ों से, इस दुनिया के लोगों से, स्ट्रेंजर से, जानवरों से, सबके साथ आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, बिलोंगिंगनेस आ जाती है, तो आप इस जो नीड है इसको हम रूटेडनेस बोलते हैं। यस और नो? यस सर। होल वर्ल्ड इज़ योर होम, जब ऐसा फील होने लगे तो रूटेडनेस वाली जो नीड है वो फुलफिल हो गई हमारी, ऐसा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर है सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ एज अ यूनिक बींग। फिर है फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है? अ स्टेबल वे टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, अ स्टेबल वे टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, बिलीफ सिस्टम, वर्ल्ड व्यू, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन। तो फेलियर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड माल एडेप्टिव पर्सनालिटी पैटर्न्स। तो ये सारे जब नीड्स फुलफिल नहीं होते तो जो एरिक फ्रॉम है वो बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर माल एडेप्टिव पर्सनालिटी पैटर्न्स उसके अंदर आ जाते हैं। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, बड़ा क्लियर यहाँ पर मेंशन है, स्टेबल वे टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना? आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं समझाऊं। बताओ। आ रहे सर। सर अभी आ रहा है तो मतलब ये ऐसे हो गया ना कि मतलब जिसका जिसका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उस तरह से समझ लेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर इतना मतलब है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि ऐसा समझ सकते हो आप कि जैसे आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा, सुना है? यस सर। तो उन्होंने अपने अमेरिका के जो स्पीच थी तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था? भाइयों और बहनों बोला था। सर ये नहीं पता। अरे ये नहीं पता? ये तो फेमस यस डायलॉग सर, पता है ना? है। ये तो सबको पता होना चाहिए, है क्या नहीं? इसी सबसे फेमस जो वर्ड था उनका यही था, पूरी स्पीच भले ही याद ना हो आपको, भाइयों और बहनों याद होना चाहिए, है क्या नहीं? अग्री करते हो कि नहीं? यस सर, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही भाई बहन कहा था। हाँ, पूरे वर्ल्ड को ही भाई बहन बोला। आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूँ तो उनको ही भाई बहन बोलूँ, ये पूरा संसार मेरा है, होल वर्ल्ड इज माइन। ये बोलते फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब स्टेबल वे टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड वाली बात है। अब मुझे लग रहा है कि पूरी बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, आ रहा है? सर। ठीक है। अभी देखो स्वामी विवेकानंद बोल दिया मैंने तो फिर तो आप समझ ही गए होगे। जैसे एक स्वामी विवेकानंद का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी काफ़ी पॉपुलर है, क्या बोलते हैं, हमारा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म, उसको क्या बोलते हैं? सर वो सनातन। सनातन। सनातन, बिल्कुल, सनातन काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है अभी, है ना? ये सारे जो बाबा, जितने भी बाबा अभी मार्केट में आए हैं वो सनातन धर्म, सनातन धर्म, ये वो लगे हुए हैं, है ना? आप समझ रहे हो? सनातन धर्म का उससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। यस और नो? राइट सर। अग्री करते हो कि नहीं आप लोग? वे ऑफ लिविंग होती है सनातन धर्म का मतलब।
ऐसा नहीं कि शिव जी की पूजा या फिर माता की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा। भाई जिसकी पूजा करना हो वो कर लो, लेकिन एक वे ऑफ लिविंग होता है, इसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। चलो मुझे लग रहा है कि धर्म की बात अपन ने कर ली है और ये भी आपको समझ में आ गया है। इसको हम एग्जिस्टेंशियल नीड्स बोलते हैं। आगे आपको समझ में? यस सर। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, वो बता रहा था फ्रीडम। कि फ्रीडम देखो, फ्रीडम अच्छी भी है और बुरी भी है। यस और नो? आप अग्री करते हो? नहीं कर रहे? यस सर। हाँ सर। यस सर। कौन अग्री नहीं कर रहा है बताओ? आपको पता इस है? बात को हाँ, आइसोलेशन पे ले जाता है। बिल्कुल सही बात है ना? देखो मैं आपको बहुत इजी करके थोड़ा सा बताऊं। जब अपन छोटे थे, देखो छोटे तो सभी हैं, है ना? मतलब मम्मी पापा के लिए छोटे तो अभी भी हैं अपन, है कि नहीं? यस सर। कब तक रहेंगे? जब तक कि हमारी शादी ना हो जाए। उसके बाद मम्मी पापा भी बोल देते हैं, उसके बाद मम्मी पापा भी बोल देते हैं बेटा अपना अपना संभालो। यस और नो? नहीं सर, हमारे यहाँ तो डांट पड़ती है। क्या बोल रहे हैं मधुमिता? सर हमारे यहाँ तो कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, मार भी पड़ जाती है शादी के बाद भी। नहीं नहीं, अभी सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे पर्सनली नहीं लेना है किसी को, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी घर की बात है कि नहीं? घर की मतलब हम सबके घर की बात। अब किसके घर में हो रहा है, किसके घर में नहीं हो रहा, वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। एक जनरल एग्जांपल जो यहाँ पर फिट हो सकता है। ओके, कंटिन्यू करूँ एग्जांपल को? यस। देखो, जब हमारी शादी नहीं होती है तो हमारे मम्मी पापा हर बात का ध्यान रखता है कि नहीं? हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बच्चे के लिए करना है, ये बच्चे के लिए करना है। और बच्चा तो बिल्कुल मस्त रहता है क्योंकि उनके सर पर मम्मी पापा का हाथ है, तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। जबकि उसको फ्रीडम नहीं है कहीं आने जाने की, उसको फ्रीडम नहीं है कि वो जो करना चाहे वो कर ले, है ना? लेकिन वो खुश रहता है फ्रीडम ना मिलते हुए भी। क्यों? क्योंकि कुछ कोई और उसे संभाल रहा है। कोई और मतलब पेरेंट्स। यस और नो? अरे बोल दो यस। अब जब शादी हो जाती है तो उनकी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है? कि जो संभालेगा वो एक दूसरे को संभाल लेंगे। उतना ज़्यादा आप देखते होगे कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो मम्मी पापा पर, मतलब जो आपकी जो मम्मी पापा जो भी आपकी एज मम्मी पापा की होगी, 50 साल, 55 साल, 60 साल जो भी, और उनके आपके दादा दादी भी होंगे, तो वो दादा दादी छोड़ देते हैं ना कि बेटा है अब संभाल लेगा अपने हिसाब से, बड़ा हो गया है। होता है कि नहीं? अब सोच के देखो, अब बेटे जो मतलब आपके पेरेंट्स को या फिर हमारे पेरेंट्स को आज़ादी मिल गई ना अपने पेरेंट्स से, तो कि कहीं नहीं मम्मी से पूछना नहीं है, पापा से पूछना नहीं है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो मज़े करो, क्योंकि परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो रियल कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है? समझ रहे हो? इससे आपको समझ में आएगा कि फ्रीडम कैसे एक ख़तरनाक चीज़ हो जाती है कुछ लोगों के लिए। कंटिन्यू करें इसी एग्जांपल को? यस सर। अभी क्या होता है कि जैसे ही मम्मी पापा का हाथ आपके ऊपर से उठता है तो आप ना घबराने लगते हो कि मुझे संभालेगा कौन। ये जिम्मेदारियाँ इतनी सारी आ गई हैं, ये तो पहले आज से पहले मैंने कभी संभाली नहीं थी, अब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पास आ गई, ना तो मम्मी आएगी पूछने ना पापा पूछने आएंगे, सारा कुछ मुझे ही करना है। क्योंकि पहले तो हमेशा मम्मी पापा का हाथ हमारे ऊपर ही रहता था, कोई टेंशन की बात नहीं थी, जबकि हमारे पास फ्रीडम नहीं थी। तो हम फ्रीडम नहीं थी तब भी हम खुश थे, और आज हमारे पास फ्रीडम है फिर भी हम खुश नहीं हैं।
मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लिंक कर पा रहे हो? यस सर। सबको समझ में आ रहा हो? हम सबको, और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखिए, एक टाइम के बाद आपको फ्रीडम मिलती है। और शादी का एग्जांपल मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि शादी हो गई मतलब फ्रीडम मिल गई, ठीक है, और मिलती भी है फ्रीडम, लेकिन लोग संभाल नहीं पाते। क्यों क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्योंकि उनके पीछे उनके मम्मी पापा का हाथ था पहले, अब वो नहीं है। मतलब किसी बात की चिंता नहीं थी उन्हें, और जैसे ही उनको फ्रीडम मिलती है अब वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि अब जाए किसके पास? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ऐसा कब होता है? जब आप फ्रीडम को संभाल नहीं पाते, when you are unable to manage the freedom, तब आपको होता है सेंस ऑफ आइसोलेशन। तब आपको क्या होता है? बोलो। सेंस ऑफ आइसोलेशन। सेंस ऑफ आइसोलेशन। सेंस ऑफ है। मतलब ये बात वो है कि फ्रीडम हमारे पास है लेकिन हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और व्हेन हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपको फ्रीडम एक बर्डन की तरह लगेगी। आशी, आशी माइक ऑन है। हाँ, तो अभी मुझे बताओ, जब आप फ्रीडम को संभाल नहीं पाओगे तो वो फ्रीडम बर्डन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो कुछ लोग क्या बोलते हैं शादी के बाद, तो ये बोलते हैं कि शादी करके मैं तो फंस गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आपने सुना होगा हर बहुत सारे कपल्स के मुंह से, सुना है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का हाथ हमारे सर से उठ गया और हम अकेले अकेले पड़ गए। समझ रहे हो? तो वहाँ पर फ्रीडम एक बर्डन की तरह लगती है। अब मुझे लग रहा है पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है कि फ्रीडम एज अ साइकोलॉजिकल बर्डन क्यों बोला है। यस सर। अभी ये तो मैंने कहानी बताई है, लेकिन यहाँ पर इसको कैसे बोला है? यहाँ पर बोला है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस होते हैं, जैसे कि हम लोग, मॉडर्न ह्यूमंस को आज़ादी चाहिए होती है, तो जितनी ज़्यादा आज़ादी चाहिए होगी उतना ही ज़्यादा आपको परेशानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ, मतलब समझ रहे हो, जो आपको कंट्रोल करे। आपको पता ना, कंट्रोल करना अच्छी बात होती है एक लिमिट तक, और आपके सर, आपके हाथ से आपसे कंट्रोल ही चला जाए, मतलब जो आपके बड़े लोग हैं उनका वो कंट्रोल ही ना रखें आपने अपने आप पर, मतलब हम पर कंट्रोल ना रखें बड़े लोग, तो हम अकेले पड़ जाते हैं कि नहीं? हमको ऐसा लगता है ना कि हमारा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीडम ना मिलना भी कहीं ना कहीं अच्छा है। किसके कंपैरिजन में? जब हम अकेले पड़ जाए। डू यू एग्री विथ मी? ये यस ऐसा हो यस सर। ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे कि पतंग जब तक डोर से बंधी है तब तक ही सेफ है, जैसे छूटेगी वैसे ही निपट लेगी। संजय, सुनाई तो दिया नहीं। जो एक बार रिपीट कर सर पाओ तो। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि कोई जैसे पतंग जैसे डोर में है, आजादी तो उसको मिली हुई है, लेकिन जैसे वो कट जाती है तो फिर वो छूट के अकेली हो जाती है ना, तो निपट बिल्कुल, जाती है सब लोग। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है संजय ने। संजय के लिए तालियां बजाओ। ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि पतंग जब तक, मतलब उसकी उसकी डोर जब तक आपके हाथ में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही पतंग कटी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस आज़ादी का, है कि नहीं? चलो, अब मुझे लग रहा है कि सबको मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गया होगा कि फ्रीडम एज अ साइकोलॉजिकल बर्डन क्यों बोला है यहाँ पर। आ गया तो एक बार सब लोग थम्स अप करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर ये वाली बात तो शायद इन्होंने अपनी बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम में बताई है। बिल्कुल सही बात है। सोनाली के लिए भी तालियां बजा दो। तो एस्केप फ्रॉम फ्रीडम है, एरिक 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 फ्रॉम की एक बुक है, वहाँ पर ये वाली बात उन्होंने बताई है। क्या नाम है बुक का? एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। सभी लोग समझ गए? ये वाली बात यस लिख सर। लेना। यस सर। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट है।
चलिए, आप समझ रहे हो देखो कितनी मेहनत लगती है समझाने में। अब मेरे लिए भी ताली बजा दो चलो। थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है ना, कि नहीं बनता बताओ। देखो थोड़ा थोड़ा कर दिया करो, मोटिवेशन आता है अंदर से। चलो बस 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 इतनी, बस तालियों से बस हो गया, बस मेरा मोटिवेशन हाई हो गया। अरे बस भी करो, बस 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 बस, बस। ठीक ठीक, चल। तो फ्रीडम फ्रीडम खाना ऐसा तो खा क्या? खाना नहीं खाना है सर, ताली बहुत सारी आ रही है। ताली इतनी सारी अरे बस करो, बस बस बस। हाँ चलो। तो freedom has a psychological burden from argued that modern humans are alienated and isolated with increasing personal freedom comes existential anxiety। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीडम आती है उतनी ही ज़्यादा अकेलापन भी होता है, उतनी ही ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी आती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन कोई हमारे साथ सुख दुख बांटने वाला ही नहीं है, तो क्या उस पैसे से का क्या मतलब है? उस पैसे से हम प्यार तो खरीद नहीं सकते, अपनापन तो खरीद नहीं सकते। यस और नो? तो फ्रीडम का मतलब खुशी नहीं होती, ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप फ्रीडम हो गई, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो, इकोनॉमिकली फ्री हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीडम होती है लोग उतने ही ज़्यादा अकेले होते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिक फ्रॉम। ओके सर आई थिंक इसमें उन्होंने सक्सेस से रिलेट करके बताया था कि आप सक्सेस के पीछे भागते रहते हो और इस चक्कर में अपने रिलेशंस और सराउंडिंग्स को अवॉइड करते रहते हो, और इस वजह से आपको फ्रीडम तो एट पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाती है, लेकिन जब आपको आइसोलेट फील होना स्टार्ट होता है तो आप वापस से उन रिलेशंस की तरफ भागते हो कि मुझे ये सब वापस से चाहिए। आई बिल्कुल थिंक सही बात है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ क्या जानवरों को फ्रीडम मिलती है? मतलब जानवरों को वैसा फ्रीडम नहीं होता है कि चलो मैं तो आज जो करना चाहूँ वो कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। वो अपने मालिक के पास ज़्यादा खुश रहता है, किसकी बजाय? सड़कों पर भटकने की बजाय। यस और नो? राइट सर। सही बात है कि नहीं बताओ? तो अनलाइक एनिमल्स humans are aware of their existence, loneliness and eventual death. The freedom creates a sense of isolation which people try to escape। जैसे ही नाम से पता चल गया एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, तो वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अभी देखो जब ये सेंस ऑफ आइसोलेशन होता है ना, तो आप बताओ कि जब अकेलापन अच्छा लगता है क्या आपको? किसी को, मुझे लगता है किसी को भी अकेलापन अच्छा नहीं लगता होगा। कोई किसी को समटाइम्स सर, नॉट एवरी टाइम। अरे भाई सम टाइम, वो आइसोलेशन मतलब वो नहीं होता। आइसोलेशन मतलब होता है, क्या बोलते हो वो जो आप बोल रहे हो वो सॉलिट्यूड है। ओके, है ना? कोरोना वाला आइसोलेशन क्या? हाँ दोनों अलग अलग होते हैं, सॉलिट्यूड अलग है और आइसोलेशन अलग है। सॉलिट्यूड ये होता है कि आप अकेले हो लेकिन फिर भी अकेले नहीं हो, जिसको बोलते हैं मी टाइम। यस और नो? यस। बिल्कुल सर। है ना? मतलब अब मान लो कि आपका पार्टनर कितना भी अच्छा है, आपके परिवार कितना भी अच्छा है, लेकिन दिन भर आपके कान के ऊपर बैठे रहे, वो सर के ऊपर बैठे रहे, तो आप बोलते हो ना कि भाई 4 मिनट 5 मिनट मुझे शांति से तो रहने दें, है क्या नहीं? अरे बोलो, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। सही बात है कि नहीं? यस। मतलब कितना भी प्यार हो, हाँ, कितनी भी मोहब्बत हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ वक्त तो चाहिए ना अपने लिए, है कि नहीं? पर्सनल टाइम मैटर करता सर। बिल्कुल सही बात है। तो वो होता है सेंस ऑफ, वो सॉलिट्यूड वाली बात है, वो आइसोलेशन वाली बात नहीं है कि नहीं? लेकिन आइसोलेशन होगा तो पीपल उसको एस्केप करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? क्योंकि आइसोलेशन तो किसी को पसंद नहीं है, और आइसोलेशन हुआ मतलब बहुत ज़्यादा आइसोलेट आप रहे तो आपको बीमारियां हो जाएंगी, मानसिक बीमारियां हो जाएंगी। यस और नो? तो लोग क्या यस करते सर। हैं, एस्केप को करने के लिए, एस्केप के लिए कुछ मैकेनिज्म है जो कि अनहेल्दी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनहेल्दी। लेकिन लोग एस्केप करने के लिए, किससे एस्केप? आइसोलेशन से एस्केप करने के लिए इन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। वो कौन से मैकेनिज्म है ये यहाँ आप देख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
To reduce the anxiety caused by freedom and isolation, people resort to 3 primary escape mechanism. तो पहला mechanism है वो है authoritarianism. Authoritarianism का मतलब क्या है? Submitting to authority or controlling others to escape personal freedom. मतलब आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाओ जो अथॉरिटी में हो. मतलब क्या है कि आप उसके पास चले जाओ या उसके ऑर्डर्स मानो जिसको आप मना ना कर सकते हो. अब जिसको आप मना नहीं कर सकते हो, आप किसी कंट्रोल में आ गए पूरी तरीके से, तो आपकी पर्सनल फ्रीडम जो है उसका उससे एस्केप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. क्योंकि लोग आपको बोलेंगे बेटा ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर क्या है, किसी का हाथ है, तो अब मैं अकेला नहीं हूँ. भले ही वो अथॉरिटी हो, भले ही लोग आपको कंट्रोल कर रहे हो. यस और नो? आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? यस सर. सबको समझ में आ रहा नेताजी का चपरासी भी धमका जाता है. क्या? नेताजी का चपरासी भी धमका के चला जाता है. मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सबको? तो आप थम्स अप कर सकते हो कि ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है. मतलब पर्सनल फ्रीडम से आपको एस्केप चाहिए, मतलब आपको आइसोलेशन से एस्केप चाहिए, तो आप ऐसे लोगों के पास चले जाते हो जो आपको कंट्रोल करें. क्योंकि लोग कंट्रोल करेंगे तो आप बिजी रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि लोग उनका मेरे ऊपर हाथ है, मतलब मैं सेफ सिक्योर हूँ. यस और नो? दूसरा है डिस्ट्रक्टिवनेस. ये क्या होता है? एलिमिनेटिंग अदर्स और द वर्ल्ड टू एस्केप फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस. एलिमिनेटिंग अदर्स और द वर्ल्ड टू एस्केप फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस. मतलब जब ना बिल्कुल आप गुंडागर्दी पे आ जाओ तो आपको फिर वो आपको आइसोलेशन नहीं लगता है. आप बोलते हो चलो हटो यहाँ से. मतलब आपके अंदर जो क्रूअलिटी है वो आ जाए, तो आपका पर्सनल एस्केप से जो पर्सनल फ्रीडम से एस्केप मिल जाएगा. मतलब आइसोलेशन से आपको वो, मतलब वो जो ओवर पावर करने वाली बात है ना, उससे भी आपका ये कम हो सकता है. मतलब पर्सनल फ्रीडम कम हो सकती है. मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आपको अकेलापन ही नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब लोग तो मेरे अंडर में हैं. मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. ठीक है. फिर है ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी. ये क्या होती है ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी? ब्लेंडिंग इनटू सोसाइटी, लूजिंग इंडिविजुअलिटी टू अवॉइड आइसोलेशन. सिंपल सा मतलब है कि आप कहीं की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो. फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैं बहुत फ़नी बात बोलूँगा लेकिन हो सकता है आप लोग समझ पाए मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ. कि आफ्टर मैरिज मम्मी पापा का उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है हम पर मतलब समझ रहे हो, कपल्स पर. अब ऑब्वियस सी बात है कि लड़की आपके घर आ रही है, किसी मेल के घर आ रही है, तो उसकी मम्मी पापा कैसे एक लड़की को कंट्रोल करेंगे? वो तो कंट्रोल तो वैसे ही चला गया है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? और सबसे ज़्यादा आपको मतलब लड़कियों को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि मम्मी पापा उनके पास नहीं है. क्योंकि दूसरे के मम्मी पापा जो हैं वो तो आपके मम्मी पापा इतने जल्दी बनेंगे नहीं. यस और नो? अरे बोलो यस और नो. नहीं बनेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी के घर जाओगे और आप बोल दो कि दूसरे दिन ही मम्मी पापा मेरे जैसे मम्मी पापा ही हैं इसके जो मम्मी पापा. ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा ऐसा. वो 25 साल में हमारे मम्मी पापा अब बन पाए हैं, हम सारी चीज़ें वहाँ से आप समझ रहे हो, तो 2 दिन में कैसे ही बन जाएंगे हमारे मम्मी पापा. मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा. तो आप सिंपली क्या करते हो, फिट इन हो जाते हो. फिट इन मतलब कि मेरा रोल क्या है, क्या बोलते हो उसको, डॉटर इन लॉ वाला. तो वहाँ पर भी कंट्रोल, वहाँ पर जो कंट्रोल था, वहाँ पर जो अथॉरिटी थी वो मेरे पेरेंट्स की थी. यहाँ पर भी अथॉरिटी मैं अपने आप ले आऊँ. ठीक है, ये मैं एक निगेटिव बात कर रहा हूँ
लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। मैं अग्री नहीं करता हूँ इस बात पे, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आप जब आप डॉटर इन लॉ मतलब जब बहू बन के जाओगे आप लोग, ठीक है, तो आप फिट इन करने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि आपको एस्केप नहीं, आपको आइसोलेशन नहीं चाहिए। तो जो मम्मी बोलेंगे, आपकी जो सास बोलेगी, आप वैसा करोगे अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, ठीक है। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा बायसनेस मेल वाला तो आ ही जाता है। सर इस हिसाब से तो गर्ल्स के पास फ्रीडम कब मिलती, मरने के बाद? सर साल भर तक चलता सर, उसके बाद तो पूरा हाथ में ले लेते सर। मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया है, मेरे अगेंस्ट मत जाना, मैं अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो वाला बता दिया मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी, मतलब कहीं भी जाओ तो फिट इन हो जाओ, फिट इन नहीं होगे तो अकेलापन होगा। फ्रीडम भले ही मिल जाएगी लेकिन अकेलापन होगा, है कि नहीं? यस और नो? यस। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? मैं अगेन मैं कोशिश जारी है सर, क्या हो गया? कोशिश जारी है सर। कोशिश जारी है। मैं यहाँ पर ये बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन सोसाइटी में ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। सर और मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन देखो समझाने के लिए हम डेली लाइफ के एग्जांपल देना तो ज़्यादा क्या बोलते हो उसको, रिलेवेंट लगता है। आपका क्या मानना है? नहीं सर, नहीं सर, कई फैमिली में हम लोग भी अगर सोशली में देखें तो कई लोग ऐसे आइसोलेट हो जाते हैं बस इसी वजह से कि वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको अकेलापन फिर होता है ना, फ्रीडम भले ही मिल हाँ जाती सर, है। देखा भी। हाँ, चलिए जो नेक्स्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? जी देखिए सर। एरिक फ्रॉम की थ्योरी खत्म नहीं हुई है अभी। यहाँ पर क्या बताया, कैरेक्टर ओरिएंटेशन के बारे में बताया उन्होंने। कैरेक्टर ओरिएंटेशन मतलब पर्सनालिटी के बारे में बताया है। तो फ्रॉम फ्रॉम डिस्क्राइब्ड 5 पर्सनालिटी टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ पीपल रिलेट टू द वर्ल्ड एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। और ये नीड्स कौन सी हैं आपको पता है? ये नीड्स आपकी वही वाली नीड्स हैं जो एग्जिस्टेंशियल नीड्स हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग तरीके से उसको फिलफिल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब यहाँ पर उन्होंने पर्सनालिटी के टाइप्स बताए हैं। तो देर आर 5 पर्सनालिटी टाइप्स। तो पहला जो है वो है नॉन प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन, जिसको हम मैल एडेप्टिव बोलते हैं, है ना। तो इसमें 1 2 3 4, 3 ये हो गए, 4 ये, फिर दूसरा ये 5, टोटल 5 है ना। तो नॉन प्रोडक्टिव के अंदर 4 आ गए और प्रोडक्टिव के अंदर 1 आ गया। मतलब पर्सनालिटी टाइप की बात कर रहे हैं हम। और पर्सनालिटी टाइप मतलब कैरेक्टर टाइप। तो पहला जो टाइप है वो है रिसेप्टिव। देखो एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ये नाम है आपको याद रखना है। रिसेप्टिव, एक्सप्लोइटेटिव, होर्डिंग, मार्केटिंग। और प्रोडक्टिव तो भाई प्रोडक्टिव कैरेक्टर है ही। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में, या फिर कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर ओरिएंटेशन। जो रिसेप्टिव होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग, पैसिव एंड सबमिसिव, इसको रिसेप्टिव बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोग चुपचाप से मान जाते हैं किसी की बात को भी। मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। वो आपको पता क्यों मानते हैं? यस सर। बताओ क्यों मानते हैं, बताओ। अरे बोलो, नहीं पता? सेल्फ एस्टीम लो होता है उनका। बिल्कुल सही बात है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, आई एम नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इसलिए वो चुपचाप से सभी की बातों को सुनता है, मानता है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? यस। दूसरा है एक्सप्लॉइटेटिव।
ये होता है टेक फ्रॉम अदर्स थ्रू मैनिपुलेशन और फोर्स। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दूसरों को, जिससे कि उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो पावर है, या जो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो ना करें। वो मैनिपुलेट करके, एक्सप्लॉइट करके अपनी उन नीड्स को पूरा कर लेते हैं, मतलब कंट्रोल वाली जो नीड होती है वो। तीसरा है होर्डिंग, ऑब्सेस्ड विथ कीपिंग एंड सेविंग, रेजिड एंड पजेसिव। जैसे होर्डिंग पर्सनैलिटी होती है, आपने सुना होगा, एक डिसऑर्डर भी होता है ये। इसमें क्या करता है, लोग पुरानी से पुरानी चीज़ों को है ना अपने पास जमा के रखते हैं, चाहे कितना ही पुराना कबाड़ हो। कबाड़ समझते हो आप, Yes, sir. है ना? उनके घर में ढेर लग जाते हैं कूड़े करकट के, लेकिन वो उनको बोलते हैं कि ये तो मेरी काम की चीज़ है। वो होर्डिंग है। ओके। Yes, sir. फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, व्यू सेल्फ एज अ कमोडिटी, मतलब अपने आप को वो एक कमोडिटी समझते हैं। फ्लेक्सिबल बट लैक जेन्युइन आइडेंटिटी, मतलब वो बोलते हैं कि मैं अपने आप से काम कैसे लूँ। मतलब कुछ लोग वो ऐसे होते हैं जो अपने आप को कमोडिटी मान रहे हैं। कमोडिटी मतलब अपने आप को एक मशीन मान रहे हैं। आई गेटिंग? उनकी सेल्फ आइडेंटिटी उतनी क्लियर नहीं है। मैं समझ, अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. फिर जो है प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन इसमें आ जाएगा, प्रोडक्टिव कैरेक्टर। ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन है, वो नॉन प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन है। यहाँ पर क्या है, यूजर्स फ्रीडम, कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेसिव लव, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी, लिव्स ऑथेंटिकली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको जो स्टार्टिंग में जो हमारी बात हुई थी, जब मैंने एरिक फ्रॉम पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था ना कि लव एंड वर्क वाली बात बताई थी कि हमारी लाइफ का में ना दो ही चीज़ बच जाती हैं, हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा काम। याद आ रहा है मैंने ऐसा बोला था? Yes, सबसे sir. ज़्यादा प्यार आप किसको करते हो? अपने परिवार को तो करते हो, यस और नो? Yes, sir. यस ठीक है, तो फ्रॉम जेन्युइन लव एंड प्रोडक्टिव वर्क आर की टू साइकोलॉजिकल हेल्थ। उन्होंने बोला किसी से प्यार करो तो जेन्युइन करो और काम अच्छा करो अपना, तो आप साइकोलॉजिकली हेल्दी रहोगे। अब मुझे लगता है सब लोग अग्री करते होंगे इस बात से, यस और नो? Yes, sir. फिर बोला लव इज एन एक्टिव प्रोसेस, नॉट अ पैसिव इमोशन। इट इन्वॉल्व्स केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड नॉलेज। देखो ये तो हम सब के लिए काम की बात है क्या नहीं? किसी से प्यार हो जाए तो वो एक्टिव प्रोसेस है, नहीं कि एक बार हो गया तो बस काम खत्म। ये कंटिन्यूस एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें केयर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, नॉलेज आएगा, और जो कुछ हो सकता है वो सब आएगा, और कंटिन्यूस। मुझे लगता है इस बात से भी एग्री करते हो आप, यस और नो? Yes, sir. यस करते हो कि नहीं Yes, करते, sir. बताओ। लव अलाउज वन टू ओवरकम सेपरेटनेस विदाउट लूजिंग इंडिविजुअलिटी। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है एरिक फ्रॉम की। वो ये बोलता है कि जब किसी से प्यार होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई हो। आई गेटिंग? आप साथ में ग्रो करते हो इफ़ वो लव है तो, यस और नो? Yes, sir. सभी लोग अग्री करते हैं इसको कि प्यार होने का मतलब, लव होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई है। अपना स्पेस बिल्कुल, आप जो हो वो वैसे ही रहोगे, क्योंकि दूसरा पर्सन आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर कोई भी आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करता है। आपके मम्मी, आपके पापा कभी आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं? बोलो, नहीं करते ना? Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो ये वाली बात, ये इसी को बोलते हैं लव, है ना? तो ये वाली बात भी यहाँ पर फ्रॉम ने बताई है। देखो फ्रॉम ने सोसाइटी के बारे में क्या बोला है, तो ये फ्रॉम्स व्यू ऑफ सोसाइटी,
क्योंकि वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म भी मेंशन था कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या बोला है? ही बिलीव दैट कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू एलिनिएशन एंड इन ऑथेंटिसिटी। उन्होंने बोला है कि जब लोगों के पास पैसा आया है, जब लोगों के पास इंडस्ट्री आई है, तो जब लोग ज़्यादा अकेले हुए हैं, लोग कम ऑथेंटिक हुए हैं, उतनी ऑथेंटिसिटी कम हो गई है। क्योंकि अब सोच के देखो, जब लोग गांव में रहते थे तो सब लोग घुल मिल के रहते थे, और जैसे ही वो शहर में आए तो भाई भाई को नहीं पूछता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। तो जिसके पास टाइम नहीं है, जो सिर्फ अपने काम में बिजी है, वो ज़्यादा अकेला होता है। ये सुनो, Yes, sir. सही बात है कि नहीं? गांव का जो जीवन होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होता ज़्यादा और वो आराम से काम करके, जितना काम है काम करके बस अपने परिवार के साथ खुश हैं वो। जब से कैपिटलाइजेशन आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, तब से इनऑथेंटिसिटी और एलिनिएशन, मतलब आइसोलेशन ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं? तो समेटना शुरू कर दिया है और कॉस्ट बढ़ा लिया, इसीलिए सब क्या? समेटना शुरू कर दिया और स्टॉक बढ़ा लिया, इसलिए हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म। तो जो एरिक फ्रॉम है, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक सोशलिज्म को सपोर्ट किया है। ह्यूमनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है? ही एडमायर्ड ह्यूमनिस्टिक सोशलिज्म वेयर इंडिविजुअल आर वैल्यूड एंड कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? जब लोग लोगों की वैल्यू करते हैं ना, वो पैसे को उतना महत्व नहीं देते हैं, वो लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसकी वैल्यू को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक सोशलिज्म। मतलब लोगों की वैल्यू होना चाहिए, पैसे की वैल्यू नहीं होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, पैसे की वैल्यू है, लेकिन लोगों से ज़्यादा पैसों की वैल्यू नहीं करना चाहिए कभी। यस और नो? क्यों? क्योंकि पैसे तो कमा लोगे लेकिन रिश्ते नहीं कमा पाओगे। एक बार कोई रिलेशनशिप खराब हुआ पैसों की वजह से, तो वो दोबारा से कभी नहीं जुटेगा। हाँ, झूठ मूठ का जुड़ सकता है, लेकिन गठान तो रह जाएगी। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो इन्होंने बोला ही वॉर्न अगेंस्ट सोसाइटीज दैट टर्न पीपल इनटू ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटिस्ट, है ना, हु लैक आइडेंटिटी। उन्होंने बोला वो इसके अगेंस्ट थे, ऑटोमेटन कन्फॉर्मिस्ट के अगेंस्ट थे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. देखो, ये थ्योरी हमारी 5 मिनट या 10 मिनट में ओवर हो जाएगी, तो हमने 2 थ्योरी कंप्लीट कर ली हैं, है ना। चलो कंपैरिजन हम देखें फ्रॉइड का और फ्रॉम का। बड़ा सिंपल कंपैरिजन है ना। फ्रॉइड के बारे में आप जानते ही हो, सेक्स एंड अग्रेसिवनेस के बारे में उन्होंने बताया, और यहाँ पर फ्रॉइड ने बताया ड्रिवन बाय सोशल नीड्स एंड डिज़ायर फॉर कनेक्शन। यहाँ पर फ्रीडम बताया, फ्रॉइड ने बोला कि फ्रीडम कुछ नहीं होता है, और इनकी पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पर फ्रीडम पर बेस्ड है कि नहीं। Yes, sir. यहाँ पर पर्सनालिटी फॉर्मेशन उन्होंने बताया है कि बेस्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ पर बताया उन्होंने बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियल नीड एंड सोशल कंडीशंस। यस और नो? Yes, sir. यहाँ पर रोल ऑफ सोसाइटी, कोई पूछना चाहता है कुछ? किसी ने कुछ पूछा क्या? No, sir. ओके। तो यहाँ पर रोल ऑफ सोसाइटी के बारे में देखो, रोल ऑफ सोसाइटी तो फ्रॉइड ने बिल्कुल सोसाइटी मतलब एक इंसान को कंसिडर नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि सारा का सारा इंस्टिंक्ट है, रिप्रेसिव इंस्टिंक्ट, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि एलिनेटेड और लिबरेट पीपल, मतलब सोसाइटी का रोल है। यहाँ पर थेरेपी का गोल क्या है? फ्रॉइड की थेरेपी का गोल क्या है? इंसाइट इनटू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ जो थेरेपी है, एरिक फ्रॉम की जो थेरी है या फिर थेरेपी है, उसका गोल क्या है? हेल्प पर्सन बिकम मोर लविंग, प्रोडक्टिव एंड ऑथेंटिक। यस और नो? और आज के टाइम पर ऑथेंटिसिटी की ही कमी है।
आज का समय वो है जहाँ पर कोई ऑथेंटिक आपको मिलता ही नहीं है। ऑथेंटिक समझते हो क्या होता है? बताओ यस सर। क्या होता है ऑथेंटिक, बताइए। वास्तविक। ऑथेंटिक का मतलब है जिस पर विश्वास किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो मारा मारी वो यही है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते किसी पर। यस और नो? Yes, sir. आप अग्री करते हो इस बात से? सर इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हम किसी को, हम कभी भी, है ना, जो पहले की जो बात थी ना, पहले बात की वैल्यू थी, आज पैसों की वैल्यू है। मतलब इन एक जनरल बात बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन आज का समय बहुत ज़्यादा बदल गया है। ट्रेडिशनल जैसा समय था बस डेजिग्नेशन मैटर्स सर। है। डेजिग्नेशन मैटर्स सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आजकल मतलब आज इंसान की वैल्यू नहीं है, आज वो क्या है उसकी वैल्यू है। चलो, ये सारी ज्ञान की बातें अपन जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है, मतलब ओवर करने का टाइम हो गया है। तो फ्रॉम बिलीव्ड थेरेपी शुड पीपल हेल्प पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर एस्केप मैकेनिज्म। मतलब जो एरिक फ्रॉम की जो थेरेपी है उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है कि लोग अपनी जो एस्केप मैकेनिज्म है उसको समझ पाएँ। एस्केप मैकेनिज्म वही आ जाएगा, ऑथोरिटेरिज्म, और क्या बोलते हैं उसको, दूसरा कौन सा था, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिवनेस, है ना। और तीसरा कौन सा था, एमिल्टन कन्फर्मिटी। ये सर नो, यही था ना। ऑटोमेटन कंफर्मेटिव। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऑटोमेटन कन्फर्मिटी, बिल्कुल सही। तो सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्टिव कैरेक्टर, फोस्टर फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथेंटिक लिविंग, एनकरेज लिविंग रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुल वर्क। इसको कुछ क्रिटिसाइज भी किया है। तो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है ये थेरी, और एम्पेरिकल फाइंडिंग को लेक यहाँ पे, मतलब एम्पेरिकल फाइंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। और कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला है कि ज़्यादा ही कुछ, मतलब ऑपरेशनलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वेग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ बोला। देखो, आपको क्रिटिसाइज वाली बात को याद नहीं रखना होता है इन एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, क्योंकि कभी कोई नहीं पूछता है क्रिटिसाइज कैसे किया, क्या किया, है ना। फिर भी अपन समझ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है, सोशल थेरी है, फिलोसफी और एथिक्स, इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी विद सोशल थेरी, फिलोसफी एंड एथिक्स, इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अलोंगसाइड मैस्लो एंड रॉजर। मतलब इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मतलब इसका मतलब क्या है कि एरिक फ्रॉम की थेरी पहले आई है, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आई है। यस और नो? Yes, sir. फिर क्या है, प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एक्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड इंटरपर्सनल साइकोएनालिसिस। हिज वर्क इन्फ्लुएंस सोशल थिंकर्स, एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट अलाइक। कंक्लूजन वही वाली बात है, ह्यूमन फ्रीडम, रिलेटेडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ लव एंड प्रोडक्टिव लिविंग, एंड हाउ सोशल स्ट्रक्चर कैन बोथ सपोर्ट और हिंडर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और लास्ट में एक बात इनने बोली है, एरिक फ्रॉम ने क्या बोला है, मैन इज़ द ओनली एनिमल फॉर होम हिज ओन एग्जिस्टेंस इज़ अ प्रॉब्लम विच ही हैज़ टू सॉल्व। मतलब ज़्यादा जो चिंता रहती है वो किसी इंसान को ही रहती है, उसके एग्जिस्टेंस की। होती है कि नहीं होती? जानवरों को कभी चिंता नहीं होती उनके एग्जिस्टेंस की, इंसान को होती है। और एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि मीनिंग ऑफ या पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, है कि नहीं? समझ आ रहा है? एक दिन ऐसा आता है जब हम ये सोचते हैं कि अभी हम मरने वाले हैं, तो हमने जीवन में किया क्या, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हमने इस सोसाइटी से लिया ही लिया है, क्या हमने कुछ लौटाया है इसको। एक ये बात हमको दिमाग में आती है। यस और नो? क्योंकि मीनिंग ऑफ डेथ की बात भी हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में करते हैं। यस और नो? अरे बोलो। यस। तो यहाँ अपनी क्लास को अपन करेंगे ओवर।
मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से एरिक फ्रॉम और क्या बोलते हैं उसको, हैरी स्टैक सुलिवान की थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया ना सबने? सब लोग थम्स अप करेंगे। कैसा लगा आपको ये दोनों थ्योरीज पढ़ के?